हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की पोल साइंस की सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ये सेकंड बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं जिसमें मैंने 1 2 3 4 यानी फर्स्ट 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, मैं बाकी चैप्टर भी उसी वीडियो में कवर करवा देता, बट दिक्कत यह है कि पड़ोस में डीजे वगैरह बज गया, इसके लिए मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो ये जो है उसी का कंटिन्यूएशन है। मैं इसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक के आपके सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना चैप्टर के, वो कंप्लीट करवाऊंगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूं तो इसका क्या मतलब है कि ना ही आपको एक लाइन, ना ही आपको एक वर्ड, ना ही आपको एक चैप्टर और ना ही बुक उठाने की जरूरत है, अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए तो। ठीक है, इसकी पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 5 से लेकर 8 तक की है, बट जो पीडीएफ का लिंक होगा ना वो आपका पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक, यानी सारी की सारी जो आपकी सेकंड बुक है वो उसके अंदर कंप्लीट है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, बट दोबारा से बोल रहा हूँ कि जैसे आप, मेरे को पता है, जैसे मैंने बोल दिया ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेन पॉइंट स्टडी फेमस है, तो बच्चे क्या करते हैं सीधा, मेरे को पता है ना, पता चल जाता है कि बच्चे जाते ही जैसे पीडीएफ खुलती है वैसे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। बच्चे डाउनलोड तो कर लो आप, बट उस डाउनलोड को करने के बाद वीडियो को डायरेक्टली रट्टा मत लगाना, मतलब क्वेश्चन को डायरेक्टली रट्टा मत लगाना, वीडियो देखना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है ना। तो मैं वीडियो में बताता हूं कि यार ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है, ये वाला। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बच्चों को लगेगा कितना लगा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब से कोलिजन एरा शुरू हुआ है तब से जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज आए हैं, यानी इंडिया में क्या क्या बहुत डेवलपमेंट हुई है जब से कोलिजन एरा शुरू हुआ है। या ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि 1989 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि कोलिजन एरा ही 1989 से शुरू हुआ है। बट बच्चे ये कभी फिगर आउट नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखी तो। एग्जाम में बोलेंगे सर आपने तो 1989 लिखा हुआ था, सर क्वेश्चन तो कोलिजन एरा वाला आ गया। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, हाथ जोड़ के विनती है, बहुत मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में, कृपया करके वेस्ट ना करें। वीडियो को देखकर जो है वो आपको सारी की सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो है वो पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये 79 मैंने प्राइस रखा है। देखो बहुत मेहनत लगी है, आपको पता है, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन उठा के जो है वो सीधा आंसर नहीं लिख देता। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। मैंने बहुत सारे पेपर जो हैं वो लास्ट ईयर के 6-7 साल के पेपर जो हैं, एक ही साल में 5-5 जो है वो सेट अपलोड होते हैं। मैंने उन सारे के सारे पेपर को एनालाइज किया आपके लिए, और तब जाके जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है। और आपको पता है हमारा रिकॉर्ड है 2024 में भी पूरा का पूरा पेपर मैच करवाया था, 2023 में भी पूरा का पूरा पेपर मैच करवाया था, इस साल भी आपका पूरा का पूरा पेपर मैच करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं ऐसे नहीं करता कि मतलब पूरा एनालाइज करके और क्वेश्चन का आंसर भी इस वे में लिखता हूँ कि बच्चे को फुल मार्क्स मिले। बट अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो बोले कि सर मेरे को ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, वैसे तो वीडियो से देखकर कवर करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके चलो जी। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है कि सर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए आते हैं नहीं आते, तो ये जी भरत होरवाल वाला चैनल है, लाइव वाले सेक्शन पे आना। 2024 का पेपर आपको मिल जाएगा एनालाइज करवाते हुए, क्वेश्चन मैच करवा रखे हैं। 2023 का मिल जाएगा, क्लास 11 का हिस्ट्री का हुआ था वो मैच कर लेना। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, कोई भी पेपर उठा लो जहाँ मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या वैल्यू। ठीक है, चलो 1 2 3 4 हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस एट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है जी, ओके जी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको पता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 1960 को डेंजरस डेकेड क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं 1960s का जो पूरा का पूरा डेकेड है, यानी 10 साल है, 1960 से लेकर 70 तक के पूरे टाइम पीरियड को डेंजरस डेकेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे 1960 के टाइम में जो सॉल्व नहीं हुए थे, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कॉम्युनल एंड द रीजनल डिवीजन, है ना, जो कहीं ना कहीं इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल कर सकते थे और इंडिया को इवन डिसइंटीग्रेट भी कर सकते थे। तो इसी वजह से हम मोस्ट डेंजरस डेकेड मानते हैं इस टाइम पीरियड को। ठीक है, क्योंकि देखो जवाहरलाल नेहरू की भी डेथ हो गई थी, और फिर वो जो हमारे दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी डेथ हो गई थी। वॉर हुई थी 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो ये सारे के सारे रीजन थे जिसकी वजह से मोस्ट डेंजरस डेकेड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ओके, कि सिंडिकेट क्या होता है, और आपको बताना है कि सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस पार्टी में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। तो मैं आपको बता दूं, सिंडिकेट है ना, कांग्रेस के वो बड़े बड़े नेता जो है जो 1960 में जिनका एक टाइम पे डोमिनेंस हुआ करता था, उनको कहा जाता है सिंडिकेट, उनके ग्रुप को कहा जाता है। जैसे कि के कामराज हो गए, एस के पाटिल हो गए, है ना, एस निजलिंगप्पा हो गए, संजीवा रेड्डी हो गए, अतुल्य घोष हो गए, ये बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो है उनका जो ग्रुप है उसी को जो है वो हम सिंडिकेट वगैरह कहते थे। बेसिकली सिंडिकेट का बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस को लीड वगैरह करने में। वही लोग थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को पीएम चुना था, जिन्होंने बाद में फिर इंदिरा गांधी को पीएम चुना था।
और यही जो है वो मेन फैसले वगैरह लेते थे। और आपको पता है कि 1969 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था ना, वो भी सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं सिंडिकेट का इन्फ्लुएंस वगैरह कम हो गया था। मेरी बात आपको समझ आ रही है। और इसी से एक बात याद रखना आपको आ सकता है कि कांग्रेस जो ओ थी वो किसकी थी, तो याद रखना सिंडिकेट का जो ग्रुप था वो कांग्रेस ओ थी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ओके चलो। और एक कब इससे आपको ये भी पता चल गया कांग्रेस कब टूटी थी, 1969 में टूटी थी। एक कांग्रेस ओ गई, कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट की थी, कांग्रेस ओ यानी बड़े बड़े नेता जिसमें थे, और कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी की थी। क्लियर हो गया। चलो जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना कि ये बताओ कि जो इनमें से जो है कौन सा जो ग्रुप है वो अच्छे से रिप्रेजेंट करता है के कामराज को। तो 2-3 ऑप्शन दे देंगे कि एनडीए वेंडीए, और एंड में लिखा होगा सिंडिकेट, तो सिंडिकेट मार्क करना है के कामराज में। मतलब बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू में ही पूछे जा सकते हैं, मैं एमसीक्यू भी क्लियर करवा रहा हूँ इस वाली वीडियो में, ठीक है। चलो आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये बात तो आपको पता है कि जी हाँ, इसके बाहर एक भी हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बोलूंगा कि मैं इसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और मैप भी डालूंगा, वो भी करने हैं, ठीक है बच्चे। ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ दो, फ्री के मार्क्स है मैप और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से पता हो। और मैं डेली एक पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। वैसे तो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर वो पेपर वाले क्वेश्चन क्लियर है, बट फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार आइडिया लग जाता है कि हाँ पैसेज बेस और पिक्चर बेस और मैप वगैरह कौन कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जब फोर्थ हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, यानी 1967 में जब हमारा इलेक्शन हुआ था, तो उस समय इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई थी उस समय। मॉनसून का फेलियर आ गया था, है ना, और ड्रॉट आ गई थी, वाइड स्प्रेड सूखा वगैरह पड़ गया था। साथ में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसका प्राइस भी गिर गया था, है ना। फूड शॉर्टेज आ गई थी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिप्लीट हो गया था। मतलब बाहर से जो मतलब हमारा जितना मतलब पैसे होते हैं ना हर कंट्री के पास, वो हमारे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हमारा जो एक्सपोर्ट था ना, जो हम दूसरी कंट्री में भेजते थे, वो भी कम हो रहा था। मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा था, क्यों आपको पता है लड़ाई हो रही थी उस समय 1965 में पाकिस्तान के साथ, फिर पैसे वगैरह उसमें ज़्यादा लग रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइजेस भी तेज़ी से बढ़ रहा था, ओके। और इसी के साथ में जो है बंद और हड़तालें वगैरह ये भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि प्राइजेस बढ़ रहे थे तो लोगों ने हड़तालें वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ें करना शुरू कर दी थी। तो 1960 का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय ये सारी की सारी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है जी। फोर्थ जनरल इलेक्शन में ये सारी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 1967 का जो इलेक्शन हुआ था उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है। ये तो बात अभी मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो जब 1967 में इलेक्शन हुए थे, आपको पता है उस समय जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। तो 1967 में जो इलेक्शन हुए थे ना, तो बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस के हार गए थे, जिनको हम सिंडिकेट बोलते हैं ना, अभी पढ़ा था, वो हार गए। जैसे के कामराज तमिलनाडु के थे, वो हार गए। एस के पाटिल महाराष्ट्र के थे, वो हार गए। जो अतुल्य घोष थे वो वेस्ट बंगाल के थे, वो हार गए। और के बी साय जो थे वो बिहार के थे, वो हार गए। आपको पता है मैंने इनके आगे इनका स्टेट क्यों लिखा है? क्योंकि मैप में क्वेश्चन आ रखा है कि एक कामराज कौन से स्टेट थे, कौन से स्टेट से थे वो बताओ। एस के पाटिल कौन से स्टेट से थे वो बताओ। तो इसलिए ये मैं कोई भी चीज एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रखी है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पहले बता दूं मैं। कहीं आप सोच रहे हो सर हम तो के कामराज भी लिखकर आ जाएंगे तो भी नंबर मिल तो जाएंगे, बट मेन जो चीज है ना कि मैप में क्वेश्चन आएगा वहां छोड़ दोगे आप। तो मैप भी इसी के अंदर क्लियर हो रहे हैं। वहां पर तो जो मैप के अलग से वीडियो डालूंगा उसमें तो बस प्रैक्टिस है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपको ये बताना है कि जो कांग्रेस थी वो 1967 के जो वो हो रहे मतलब इलेक्शन हुए थे उसमें क्यों हार गई। देखो आपस में सारे रिलेटेड है क्वेश्चन। पहली बात तो इकोनॉमिक चैलेंज थे, वो शॉर्टेज वगैरह जो है, फूड शॉर्टेज आ गई थी, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इंटरनल जो है वो डिवीजन भी हो रहा था कांग्रेस के अंदर, आपको पता है ना। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर ही जो है वो इंदिरा गांधी को जो है वो पीएम वगैरह बनाया गया था इलेक्शन से पहले, बट मोरारजी देसाई जो है वो भी उसके अंदर थे। तो कहीं ना कहीं जो है ना कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा था पार्टी के अंदर। नेक्स्ट है कि रीजनल पार्टी का जो है वो भी बढ़ रहा था। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस हार रही थी, और बट तमिलनाडु के अंदर जो एक डीएमके पार्टी है उसने बहुत ही बड़ा अपना जो है वो मजबूत जो है वो पैर टिका दिया था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो रीजनल पार्टी के बढ़ने की वजह से भी कांग्रेस का सपोर्ट जो था वो कम हो गया था, जैसे हमने तमिलनाडु के अंदर देखा। नेक्स्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी। एंटी इनकम्बेंसी स्टेटमेंट का मतलब है बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक थी, तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो चाहते थे कि चेंज आए। जैसे कौन कौन से स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, और एक स्टेट था राजस्थान, जहां पर कांग्रेस ने जैसे मर्जी अपने सरकार बनाई थी कोलिजन के साथ मिलकर, दूसरी और पार्टियों के साथ मिलकर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैप का कि बताओ 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो कौन से स्टेट में अपनी जैसे तैसे करके कोलिजन के साथ सरकार बना पाई, तो वो हमारी यही है, ठीक है। और 1967 में पता क्या हुआ था? बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ना वो सारी की सारी साथ आ गई थी, और उन्होंने क्या बनाया था? एक संयुक्त विधायक दल बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसने सेंटर में तो गवर्नमेंट बना ली थी,
ठीक है, जैसे मर्जी नॉन कांग्रेस पार्टी केम टुगेदर, जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो सारी की सारी साथ में आ गई थी, एक तरफ आ गई थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाईलाइट एनी 4 रीजन विच वर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1969। 1969 में अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे, एक तो कांग्रेस आर बन गई थी और एक कांग्रेस ओ बन गई थी। कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी की थी और कांग्रेस ओ जो थी वो हमारी सिंडिकेट वगैरह के नेता थे। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, बच्चे पूछते कि सर आपने जो आंसर लिखा हुआ वही लिखना है। बिल्कुल यार, अभी अभी मैंने बताया, इतनी मेहनत करके मैं आंसर पूरे के पूरे लिख रहा हूँ कि बच्चे के 1 मार्क्स भी ना कटे। अगर आप ये आंसर लिखकर नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएंगे, और अगर आप ये आंसर नहीं लिख कर आते और 1 नंबर भी कटता है ना, तो आपसे ज़्यादा दुख विश्वास करना मेरे को होगा, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि कितनी मेहनत से आंसर लिखा मैंने। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सेम ही आंसर लिखना जितना हो सके। ठीक है, अपनी तरफ से बना बना के लिख सकते हो, बट आंसर चेंज मत करना। ओके, चलो अब आ जाता है कि कांग्रेस के टूटने के रीजन क्या थे। तो कांग्रेस के टूटने के सबसे पहला रीजन था जी इलेक्शन का डिस्प्यूट। मैं आपको बता दूं कि उस समय है ना हमारे जो क्या कहते हैं उसको, जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन हो रहे थे। तो जो सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता थे ना, उन्होंने बोला था कि जी हम जो नीलम यानी जो संजीवा रेड्डी है ना, उनको जो है वो नीलम संजीवा रेड्डी को जो है वो प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस के होने के बावजूद कह रही थी नहीं नहीं जी, वीवी गिरी को बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके चक्कर में जो है वो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में जो है वो लड़ाई हो गई और एंड में जाके टूट गई। और मैं आपको बताऊं इंदिरा गांधी ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी। इंदिरा गांधी ने पता क्या बोला था, इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि आप एक्चुअल में, जब सिंडिकेट ने तो साफ बोल दिया था कि भाई सारे के सारे संजीवा रेड्डी को वोट देना, बट इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अपनी खुद से सूझबूझ से वोट देना। तो इस चक्कर में जो है वो जो सिंडिकेट थे वो गुस्सा हो गए थे कि यार हमने तो संजीवा रेड्डी को खड़ा किया, ये अपने सूझबूझ से क्या मतलब होता है, उसको भी यही बोलना चाहिए था कि संजीवा रेड्डी को वोट देना है। तो इसके चक्कर में भी फिर विवाद वगैरह हो गया था। और उसके बाद आपको पता है जो आउटकम आया था वो क्या आया था, आउटकम ये आया था कि जो वीवी गिरी है वो जीत गया था, प्रेसिडेंट हमारे वो बन गए थे। और इसी के चक्कर में जो है वो कांग्रेस और कांग्रेस आर बट गई थी। ठीक है, और फैक्शन राइवलरी तो थी बहुत सारे जो बड़े बड़े सिंडिकेट के नेता थे वो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने पता इंदिरा गांधी को बनाया पीएम था इसलिए ताकि वो, उनको लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल हमारी कठपुतली बन के रहेगी, हमारे सारे की सारी चीज़ें जो हम बोलेंगे वही करेगी। और बाकी एक पॉलिटिकल डिफरेंस भी था। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है वो अब रेडिकल पॉलिसी लेकर आ रही थी, जैसे उसने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था बैंक को, प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने की बात उन्होंने बोली थी, जबकि जो सिंडिकेट थे वो इन चीज़ों के अपोज में थे। तो ये भी एक वजह बना था कांग्रेस के टूटने का। और लास्ट है लीडरशिप स्ट्रगल। लीडरशिप स्ट्रगल यानी सिंडिकेट अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द इंदिरा गांधी अथॉरिटी एज द पीएम लेड टू द पावर स्ट्रगल। मतलब वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब वो एक तरह से डिक्टेट करने की कोशिश कर रही थी इंदिरा गांधी को, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जो है वो कांग्रेस के टूटने की ये वजह बना। यस सर नो, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला, अब देखो क्वेश्चन सुनना मेरी बात, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पिछली बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन आया था ये वाला, बच्चा कह रहा था सर ये तो कराया नहीं सर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। मैंने कहा यार करवाया तो है। बच्चा कह रहा सर कहाँ करवाया, मैंने कहा यार ये जो लिखा हुआ है ये मैंने सोशल वेलफेयर स्कीम, इसमें लिखा तो है कि पॉवर्टी डिक्रीज करी और उसने जमींदारी प्रथा जो है वो अबॉलिश करी थी, लैंड रिफॉर्म लेकर आई थी, यही तो वो सारी की सारी चीजें हैं जिसमें गांधी, जो इंदिरा गांधी थी, इन्होंने पॉवर्टी रिमूव करने का सोचा था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब है ना, मैं इतना डरता हूँ कि भाई मैं पहले ही क्वेश्चन को खोल देता हूँ अच्छे से कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ सकता है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ठीक है, तब सुनना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1971 का, मैं आपको बता दूं 1969 में तो कांग्रेस टूट गई थी, फिर 1971 में इलेक्शन हुआ था। 1971 या 1972 का पूरा इलेक्शन हुआ था, उसमें जो है ना वो इंदिरा गांधी को बहुत सपोर्ट मिला था। 1972 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीती थी। तो इसका रीज़न क्या था, तो बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न जो है वो इंदिरा गांधी का जीतने का ये था कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आई थी। जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे, जैसे उसने बैंकों को नेशनलाइज किया था, प्रीवी पर्स हटाया था। प्रीवी पर्स का एक 2 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया में मर्ज किया गया था, और इंडिया में मर्ज करने के साथ है ना जो राजा वगैरह थे, रजवाड़े वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको कुछ अमाउंट पे किया जाता था ईयरली बेसिस पे, उसी को प्रीवी पर्स किया जाता था, कहा जाता था। और इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको बंद करवा दिया जाएगा, तो इंदिरा गांधी ने बंद करवाया था। तो बहुत सारे नॉर्मल लोग खुश हुए थे कि यार ये प्रीवी पर्स तो पहले ही गलत चीज थी, राजा को क्यों पैसे देने, है ना। तो ये इसकी वजह से जो है वो लोगों को लगा कि ये तो इक्वालिटी लेकर आ रही है और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करेगी, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट बढ़ा। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ कैंपेन। ये तो एक बहुत बड़ा कैंपेन था जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से लगा कि हाँ इंदिरा गांधी एक बहुत अच्छी नेता है, और लोगों ने वोट किया। नेक्स्ट है विक्ट्री ऑफ 1971। ठीक है, 1971 में हमने पाकिस्तान को तोड़ा था, एक बांग्लादेश वगैरह वाली कंट्री वगैरह बनाई थी, आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसको बांग्लादेश बनाया था, उसमें हम जीते थे।
तो इसकी वजह से भी उस टाइम पीएम इंदिरा गांधी थी, तो लोगों का सपोर्ट जो था वो इंदिरा गांधी के लिए बहुत बढ़ गया था। और लास्ट है सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव। सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव में वैसे गरीबी हटाओ भी आई जाता है, बट उसके अलावा भी इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ चीज़ें करी थी ताकि जो गरीबी को ख़त्म किया जा सके। जैसे लैंड रिफॉर्म सिस्टम लेकर आई थी वो, जहाँ पर गरीब लोगों को लैंड वगैरह दिया गया था, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जमींदारी प्रथा को अबॉलिश किया था, और साथ में वो सारी की सारी चीज़ें करी थी जिससे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ना, उनका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें इंदिरा गांधी ने करी थी। और एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, पॉवर्टी रिमूव करने के लिए क्या किया था, तो ये वाला पॉइंट भी उसके वही है, यही है आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? आई होप ये कोई दिक्कत ना आ रही हो आपको। ओके, एडिशनली और भी इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जैसे हमारा रूरल लाइवलीहुड को जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को प्रमोट किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया था, इस तरीके से फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया था उन्होंने। और साथ में इकोनॉमी के अंदर बेटर जो फार्मर है उनको बेटर इरिगेशन, फर्टिलाइजर और हाई हील्ड जो वैरायटी क्रॉप है उनको मतलब मुहैया करवाए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक्सेस द रोल ऑफ द डिफेक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब डिफेक्शन का क्या मतलब होता है? मान लो कोई पॉलिटिकल पर्सन है जो एक पार्टी की टिकट लेकर जीता, बट बाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर दी, तो उसको कहते हैं डिफेक्शन। समझ आ गया ना? मतलब मान लो मैं बीजेपी का सिंबल लेके जो है वो जीता, फिर बाद में मैंने जीतने के बाद कांग्रेस में चला गया, है ना, तो ये जो है वो डिफेक्शन कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। ठीक है, इससे एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी, है ना, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, मतलब हर कोई बंदा जीतने पर ना फोकस करके वो खरीदने पे फोकस करता था हर एमएलए को। अब जैसे कांग्रेस ने जो है वो मेरे को ललचाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना, तभी तो मैं कांग्रेस में गया था, है ना। और ये भाई दिल पे नहीं लेना, कांग्रेस जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, कोई भी पार्टी जोड़ लो आप। ठीक है, अब बच्चे सेंटी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों यार, है ना। नेक्स्ट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि आपको पता है कि हमारे 12 शेड्यूल के अंदर हमारे 1985 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने इसको रोकने के लिए एक एंटी डिफेक्शन जो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आई थी, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा ना कर सके। कोई भी पर्सन पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज करता है तो उसे बोला जाता है कि अपनी पोस्ट आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे ये यही था एंटी डिफेक्शन लॉ। और लास्ट है इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जिस बंदे को चुना है वही, क्योंकि बहुत सारे मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको हार्म करता है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो वोट वगैरह तो देते हैं, ओके, बट कहीं ना कहीं जो है वो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग हैं उन्होंने किसी और पर्सन को वोट दिया था, किसी पार्टी को वोट दिया था, बट वो पर्सन जो है वो अब दूसरी पार्टी में चला गया, है ना। चलो, बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ना ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये लेजिस्लेटर को बेसिकली वो करता है, वो करता है, लिमिट करता है। लेजिस्लेचर यानी जो जीता हुआ मेंबर है वो तो कहीं भी जा सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं भी जा सकता है, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। तो ये तो इस वजह से लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो आया है उसके सपोर्ट में ही है। ओके, नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि आया राम गया राम जो है इसको एक्सप्लेन करो, ये है क्या। इससे रिलेटेड पिक्चर बेस भी आएगा तो उसमें ही बताऊंगा। अब हुआ क्या था कि ना एक एमएलए थे हरियाणा के, गयालाल नाम था। 1967 में क्या हुआ था, इसने एक ही बार में, एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज करी। वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गया, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वो दोबारा से कांग्रेस में गया, ओके, और फिर दोबारा से वो यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। एक ही दिन के अंदर इतनी सारी बार पार्टी चेंज करी उन्होंने। और इसी वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, जहां पर कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था राव विजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। उन्होंने बोला था चंडीगढ़ के अंदर कॉन्फ्रेंस में कि आया राम गया राम, कि कभी आता है कभी जाता है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है, उसी का दे रखा है। ठीक है जी, तो एक तरह से डिफेक्शन है, कहीं ना कहीं ये कंटेजियस है, कंटेजियस इश्यू है, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम है ये हमारे लिए। और मैंने आपको प्रीवी पर्स तो आपको पहले ही बता दिया, आई होप ये बात आपको पहले पता चल गई हो। और ये अबॉलिश हुआ था 1971 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर उस टाइम की इंदिरा गांधी थी। और 26th अमेंडमेंट था ये, लिखना चाहो तो ये 26th अमेंडमेंट याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर बट इट्स नेचर वाज फंडामेंटली ऑल्टरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसमें ना एग्जाम में कभी कभार ईयर भी लिखा आएगा आपको। ईयर क्या लिखा आएगा कि 1971 आपको आएगा कि 1971 कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर टू पावर बट द नेचर वाज फंडामेंटली ऑल्टर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको बताना है कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पे जीती थी, उसके बाद 1967 में वो हार गई थी, बट दोबारा से 1971 में वो बहुत ही ज़्यादा सीटें लेकर आई थी। मतलब 1972 में जब इलेक्शन हुए थे ना, 1971-72 का पूरा इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर कांग्रेस को इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी, 44% वोट मिले थे, मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा। यानी वो फर्स्ट के 3 इलेक्शन हटा देना, उससे भी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि इंदिरा गांधी को अकेले अपने दम पर इतने मिले थे, और अगर अलायंस को मिला दे तो 375 सीटें वगैरह मिली थी। तो आप कह सकते हो
कि हाँ कांग्रेस का सिस्टम रीस्टोर तो हो गया था बट ये फंडामेंटली ऑल्टर था इसका नेचर। इसका मतलब जब क्या कह सकते हो, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो कांग्रेस थी ना उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट था, और इंदिरा गांधी के टाइम में जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो कांग्रेस थी ना उसके अंदर जो थे वो आपको पता है कि जो लीडर थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, एक तो अमीरों के लिए काम करने के लिए, और ज़्यादातर जो है वो किसके लिए काम करना शुरू करते थे, बेसिकली जो एलीट ग्रुप है उनके लिए माना जाता था कि कांग्रेस एलीट लोगों का ग्रुप है। बट जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने पूरा का पूरा, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उन्होंने पूरा का पूरा फोकस जो पुअर है, विमेंस है, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटी पे रखा। यही मेन डिफरेंस था कांग्रेस की, जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में यानी फर्स्ट इलेक्शन वाली कांग्रेस में, और जो हमारा 1972 में हुआ उसमें। यानी पावर तो कांग्रेस के पास दोबारा से आ गई, और इंदिरा गांधी ने बोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ओ रियल नहीं है, हम रियल पार्टी हैं। तो ये भी मतलब कांग्रेस दोबारा पावर में तो आ गई और बहुत बड़े लेवल पे पावर में आई, बट उसका नेचर चेंज हो गया था। एक टाइम पे कांग्रेस को माना जाता था कि अमीरों की, एलीट की, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों की जो है वो पार्टी है, बट इंदिरा गांधी ने उसका जो पूरा का पूरा फंडामेंटली स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि कांग्रेस जो थी वो रिस्टोर टू पावर तो हो चुकी थी, बट उसका जो वो था ना सपोर्ट बेस, वो चेंज हो चुका था पूरा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, अब आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। नेक्स्ट वाला चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ओके, अब इसमें वही लिखा हुआ है, इमरजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अब देखो 1972 में हमारी इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1974 में और 75 के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें वगैरह आ रही थी, 74 75 के पीरियड में। और इसकी वजह से है ना बहुत अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। अब वो प्रोटेस्ट क्या थे, तो सबसे पहले तो यही आता है कि गुजरात के अंदर और बिहार के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे उनके बारे में बताओ। तो गुजरात के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन, और इस मूवमेंट के अंदर जो स्टूडेंट थे ना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और क्यों किया था, फूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, साथ में मिडिल क्लास लोगों ने भी इनको ज्वाइन वगैरह कर लिया था, और बाद में इसी मूवमेंट को मोरारजी देसाई ने भी ज्वाइन किया था। ठीक है, इस पूरे मूवमेंट को मोरारजी देसाई ने भी ज्वाइन किया था, और इसी मूवमेंट की वजह से उन्होंने बोला था कि मैं अनशन पे उतर रहा हूँ, और वो उस पे अनशन पे उतर गए थे, और इस वजह से दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर जो उस टाइम के कांग्रेस के यानी इंदिरा गांधी के जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था चिमन भाई पटेल, उनको हटना पड़ा। तो ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सेटबैक था कि यार मैंने मतलब इलेक्शन हुए, हम जीते, फिर दोबारा ही हट कैसे गए, है ना। दूसरे थे बिहार के अंदर आंदोलन हुआ था, और इसको इसको जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है, और इस मूवमेंट को लीड किया था किसने, हमारी जयप्रकाश नारायण ने। और मैं आपको बता दूं इस मूवमेंट का नाम था टोटल रेजोल्यूशन, और इसका मेन पॉइंट यही था कि वो ये कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना मतलब वो बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट है, वही करप्शन वगैरह है, और ये सारी की सारी चीज़ हो रही थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था। और बेसिकली कह रहे थे टोटल रेवोल्यूशन होना चाहिए और इंदिरा गांधी को हटना चाहिए। और कहा जाता है कि इसी जेपी नारायण के मूवमेंट की वजह से ही जो है इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी, इमरजेंसी वगैरह लगाई थी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाओ जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। मतलब ये दो प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे, इसके साथ एक और प्रोटेस्ट हुआ, रेलवे स्ट्राइक 1974 के अंदर। जो हमारे फर्नांडिस हैं उनकी लीडरशिप में, ये कौन थे, ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के उस टाइम प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया था, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर थे उनकी सैलरी वगैरह इंक्रीज करवाने के लिए, है ना, इन्होंने इंडस्ट्रियल जो वर्कर हैं, जो रेलवे के इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, उनकी बेटर वेजेस के लिए, बेटर जो वर्किंग कंडीशन के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह बहुत बड़े लेवल पर लेड करी थी। तो ये वो था, मतलब आप देख रहे हो इंदिरा गांधी हर तरफ से फंसी हुई थी। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, मैं सोचा था पहले नीचे समझा दूँ आपको। चलो, तो अब ये सारी की सारी चीजें चल रही थी, बट इस समय आप देखो प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे। इंदिरा गांधी तीन वो प्रोटेस्ट की तरफ से तो फंसी हुई थी, एक और तरफ से फंसी हुई थी, वो थी जुडिशरी। और 1970s के टाइम में जुडिशरी के बीच में और जो हमारी लेजिस्लेचर यानी हमारी गवर्नमेंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत तगड़ी, लेजिस्लेचर का मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ही समझ लो, इनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब किन किन चीज़ों को लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किन किन चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो ये क्वेश्चन है, और ये रिपीट क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था। ठीक है, पहले तो है केशवानंद भारती केस को लेकर। केशवानंद भारती केस क्या था ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात क्या थी, क्या ना हमारे साउथ इंडिया में है ना जो गवर्नमेंट है ना उसने क्या किया था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मंदिर की ज़मीन ले ली थी। तो फिर केस वगैरह चला, और इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि हम तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा देंगे। ठीक है, और उस टाइम तो ये जजमेंट वगैरह पास हो गया, बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, आप है ना बेसिक स्ट्रक्चर यानी फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और इस चीज़ को लेकर जो है वो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में बड़ी लड़ाई हो गई कि जी जुडिशरी बोलता कि जी नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। जो हमारी गवर्नमेंट है वो बोलती क्यों नहीं कर सकते, हम तो डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, अब क्या हम
ज़मीन भी नहीं ले सकते डेवलपमेंट पर्पजेज़ के लिए, और ये ज़मीन पे कोई राय थोड़ा ना रहा है, ये तो हम खाली ज़मीन ही तो ले रहे हैं बस, है ना? तो इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही थी। दूसरी बात है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस को लेकर भी। पता है उस टाइम पता है क्या था? हमारे ना एक हमारे ना मैं ना अभी अभी आपको ये बता सकता हूँ कि 1927 में हमारे इंडिया का चीफ जस्टिस कौन रहेगा। चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज। मैं अभी बता सकता हूँ आपको कि 1927 में कौन रहेगा। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ। वो रहेंगी एन वी बी वी नागारत्ना। आप कैसे कह सकते हो सर? अरे हमारे इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, वो एज के बेसिस पे बनाया जाता है। यानी जिसकी सबसे ज़्यादा एज है फिर वो बनेगा, फिर वो बनेगा, वो बनेगा। तो हुआ क्या था, 1973 में इंदिरा गांधी ने सारे सीनियर जज को साइड में करा और बोला कि जी ए एन राय ही चीफ जस्टिस बनेगा। इसको लेकर भी जुडिशरी, और ये पहली बार हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, पहली बार ऐसा हुआ था कि जुडिशरी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके किसी मतलब ये जो सीनियोरिटी का जो सिस्टम है उसको हटा के किसी दूसरे को जज बनाया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ को लेकर इशू चल रहा था। और लास्ट पॉइंट है कि इनवैलिडेशन ऑफ इंदिरा गांधी इलेक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? हुआ क्या था कि 1975 के अंदर है ना, जो इलेक्शन हुए थे 1972 में, पूरी स्टोरी सुनना, 1972 में जो इलेक्शन हुए थे ना जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी, उसमें बोला जाता है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी करी थी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने गवर्नमेंट की जो है वो मशीनरी का और गवर्नमेंट के व्हीकल्स वगैरह का, गाड़ियों का यूज़ किया था। अब इसके चक्कर में जो अपोजिशन का जो हारा था इंदिरा गांधी से, उसने केस कर दिया। केस जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है और वो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को रिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि उनका इलेक्शन जो है वो रिग्ड है। तो इसको लेकर भी जो है वो हमारे इंदिरा गांधी, यानी मैं कहूँ गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि कोर्ट ने ही तो ऑर्डर दिया था कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वगैरह लगाई थी। ठीक है, और इसी के केस की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब देखो वही क्वेश्चन है कि रीज़न क्या थे इमरजेंसी लगाने के? पहले तो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस, वही जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे गुजरात और बिहार में। दूसरा जुडिशियल चैलेंज, आपको पता है कि इलाहाबाद के अंदर वो केस हो गया था। तीसरा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये हो रही थी। नेक्स्ट है अपोजिशन मूवमेंट, है ना, वो हमारे जयप्रकाश नारायण ने तो बोल दिया था कि भाई टोटल रेजोल्यूशन हटा के रहेंगे इनकी गवर्नमेंट को। तो ये चार ऐसे बहुत बड़े रीजन थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को इमरजेंसी वगैरह लगानी पड़ी थी। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो आपको पता ही है कि 26 जून को लगाई गई थी इमरजेंसी। ठीक है, और उस टाइम जो फखरुद्दीन अहमद थे ना, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। वो पहले बता दूं, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करता है इमरजेंसी, उन्होंने डिक्लेयर करी है इमरजेंसी। और जब इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर करी थी ना, तो उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ था। और यही बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ कि 75 के अंदर, 75 से लेकर 18 महीने तक चली थी हमारी इमरजेंसी, तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ द इमरजेंसी कॉज डेमोक्रेटिक क्राइसिस इनसाइड द नेशन। चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि वाई इज द इमरजेंसी इम्पोज इन द 1975 कंसीडर एज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, या पूछा जाए कि 42nd अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, तीनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या जो है वो इंदिरा गांधी जब अपने उसमें आई थी तो इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, लोगों के राइट्स वगैरह छीन लेते हैं, कोई राइट टू फ्रीडम नहीं है, कहीं भी आप जा नहीं सकते, प्रेस कुछ भी छाप नहीं सकता था। बहुत सारे न्यूज़पेपर को बोला जाता था कि पहले कुछ भी छापने से पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ेगा, इसको प्रेस सेंसरशिप बोला जाता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने तो जो है फ्रंट पेज खाली छोड़ दिया, मतलब उन्होंने तो फ्रंट पेज पे कुछ छापा ही नहीं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गई, स्टेट्समैन हो गई। कुछ मैगजीन ने तो बोला भाई अपना ताम तुमरा उठाया और निकल गए कि हम तो भाई बंद कर देंगे अपनी, बट ये छापेंगे नहीं। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम जो है, मेन स्ट्रीम और सेमिनार जैसे बड़े बड़े मैगजीन ने तो बंद ही कर दिया था कि हम तो अपनी मशीन बंद कर देंगे, छापेंगे नहीं कुछ। बट ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे वही छापेंगे, ये नहीं करेंगे अब। दूसरी बात है कि अप्रीहेंडिंग दी सोशल एंड दी कम्युनल डिसहार्मनी, यानी उस टाइम में जो जो चीज़ें जो है वो इंदिरा गांधी को लग रहा था कि इन चीज़ों की वजह से दंगे हो जाएंगे, उन्होंने जो है उसको बैन कर दिया। जैसे जमात इस्लामी को और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, उन दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, जमात इस्लामी को और आरएसएस को जो है वो बैन कर दिया था, वो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते। मास अरेस्ट किया था, जो भी अपोजिशन के लीडर इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में डाल दिया। और इस लॉ को, किस लॉ का यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी मीसा, मीसा एक्ट का यूज़ करके जो है इंदिरा गांधी ने सारे अपोजिशन को जेल में डलवा दिया था, है ना। क्योंकि वो कर तो रहे थे, वो जेपी नारायण हो गए हमारे, वो जो हमारे मोरारजी देसाई, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए उनको जेल में डलवा दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट द हाई ऑफिस, उन्होंने पता है क्या किया, ये बढ़िया पॉइंट है। अभी अभी पता है ना, अभी हमारे इलाहाबाद कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया था, यही सुनाया था ना कि जी इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो रिग्ड है, उनको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया और को बोला कि जब तक कोई बंदा पीएम होगा ना, उस पर कोई भी, पीएम पे, प्रेसिडेंट पे और वाइस प्रेसिडेंट पे, किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी जगह पर कोई केस नहीं चल सकता।
ये कर दिया, मतलब अब जो है वो कोई वैल्यू नहीं थी इलाहाबाद के जजमेंट की, ये कर दिया इंदिरा गांधी ने। ये बड़ा फनी था, बट इंटेलिजेंट तो थी देखो इंदिरा गांधी, पोस्ट बचाने के लिए उन्होंने करा तो है कुछ, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि 42nd अमेंडमेंट इन दी लेजिस्लेशन। अब ये 47 ऊपर वाला पूछा था ना, 42nd अमेंडमेंट, इसमें क्या क्या बात बोली गई थी। पहली बात तो इसमें यही बोला गया था कि ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बोला गया था कि कोई भी केस नहीं कर सकता अब प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे और वाइस प्रेसिडेंट पे जब तक वो ऑफिस में है, मतलब जब तक वो पोस्ट पे है। दूसरी बात है कि जो टेन्योर था इलेक्शन का वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया, और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंज आए थे, ठीक है, जो करे गए थे इस टाइम पीरियड के बीच में। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो खुद ही सेंट्रलाइज सारे के सारे डिसीजन लेने का शुरू कर दिए थे, जो हर जगह पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता था, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरे बड़े लेवल पर उन्होंने पुलिस का मिसयूज किया, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज किया। ऑब्वियस सी बात है कि जब लगाई ही गई है इमरजेंसी तो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में और पुलिस के हाथ में होगा। और कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी वगैरह भी लेकर आई थी वो, जैसे स्टेरिलाइजेशन हुआ था। स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि नसबंदी करवाई गई थी, है ना, मतलब कि बेबी बॉर्न नहीं होगा अब, यानी मेल को पकड़ पकड़ के जो है वो नसबंदी वगैरह करवाई गई थी, ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी थी। नेक्स्ट है पब्लिक डिसकंटेंट एंड बैकलैश, यानी जो पब्लिक का डिसकंटेंट और बैकलैश था वो भी फेस करना पड़ा था। यानी उस टाइम पे मैं आपको बता दूं इसी का ही तो अब देखो इंदिरा गांधी फिर 1977 में जब इलेक्शन होता है ना, 71 के बाद, 72 मतलब 71 72 का इलेक्शन कह सकते हो, उसके देखो 5 साल बाद तो होगा नहीं, 6 साल बाद ही होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो बोला था ना 6 साल कर दिया। तो 1977 में जब खत्म होने के बाद इलेक्शन होता है ना, तो इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है, जिसमें कोई मतलब शौक वाली बात है नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी पर इतने लोग गुस्सा थे, है ना, ये सारी की सारी वजह से। और फिर क्या हुआ, एक 42nd अमेंडमेंट लेकर आई थी ना इंदिरा गांधी। तो अब देखो इंदिरा गांधी ने क्या बोला था, लोकसभा के इलेक्शन कितने साल में होंगे, 6 साल में। अभी कितने साल में होते हैं, 5 साल में। ये कब चेंज हुआ, ये बेसिकली हुआ 44th अमेंडमेंट में, यानी इंदिरा गांधी के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई थी 1977 के अंदर, अभी हम देखेंगे किसकी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 1977 के अंदर। उन्होंने क्या किया था कि 1977 में वो 44th अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने जो भी इंदिरा गांधी ने चेंज किए थे उन सबको वैसे का वैसे ही कर दिया, मतलब अंडू कर दिया, है ना, कंप्यूटर में होता है ना अंडू, वो कर दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शाह कमीशन। ये शाह कमीशन क्या है जो 1977 में आई थी। तो जनता पार्टी जो है वो ये शाह कमीशन बेसिकली वही है, ये बनाई गई थी मई 1977 में, और ये बनाई थी जनता गवर्नमेंट ने ही। ओके, ये बनाई गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ जेसी शाह के अंडर, जो चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। और इसने जो है इसका मेन पर्पस यही देखना था कि इंदिरा गांधी ने जो भी अपने टाइम पीरियड में करवाया है वो क्या करवाया है, सही था, गलत था, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग था, नहीं था, तो ये सारी की सारी चीज़ें। उन्होंने ये पाया कि हाँ जी इंदिरा गांधी ने जो भी चीज़ें करी है वो सही नहीं करी है, और उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कमीशन की जो रिपोर्ट थी उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि हाँ जी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का मिसयूज़ वगैरह किया, अथॉरिटेरियन मेजर वगैरह लिए हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग भी जो थे वो गुस्सा हो गए थे कि यार इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ऐसे गलत गलत चीज़ें करी है, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को भी जो है पोस्ट जो इमरजेंसी एरा के बाद जो है वो बहुत इफेक्ट करा था। आज भी आप देखो जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आज भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उसकी बातें बहुत होती है, ठीक है। अब आ जाओ जी इस वाले क्वेश्चन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेन लेसन फ्रॉम द इमरजेंसी। इमरजेंसी से हमें क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली है। क्वेश्चन घुमा के ये भी आ सकता है कि हाउ डिड नेशनल इमरजेंसी स्ट्रेंथन द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब देख रहे हो कितना अलग लग रहा है देखने में क्वेश्चन, बट दोनों सेम है, ठीक है। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। पहली बात तो जो हमें ये इमरजेंसी लगाई गई थी उससे एक बात पता चली कि रेजिलेंस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, कि इंडियन डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। कुछ टाइम तक इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हट गई थी 18 महीने तक, पर दोबारा से वैसा का वैसा ही दोबारा से ही डेमोक्रेसी आ गई। तो एक बात तो हमें पता चल गई थी, लेसन सबसे पहला तो ये मिला था कि इंडिया के अंदर से डेमोक्रेसी को हटाना इम्पॉसिबल है। दूसरा हमें ये समझ आया था कि इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें वगैरह करी गई थी, ठीक है, जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी कहकर जो है जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, इंटरनल डिस्प्यूट कहकर। तो अब दूसरा लेसन हमें ये मिला कि हमने क्या किया कि इंटरनल इमरजेंसी का वर्ड हटाकर आर्म रेबेलियन कर दिया। इसका मतलब है कि इमरजेंसी तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक लोग हथियार वगैरह ना उठा ले, ठीक है, मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पे नहीं, अगर आर्म रेबेलियन नहीं हो रहा तब तक नहीं उठेगा, ठीक है, तब तक जो है वो इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। तीसरा था द इमरजेंसी वॉज मेड एवरीवन मोर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ द सिविल राइट्स। मतलब कहीं ना कहीं इमरजेंसी का ये भी फायदा हुआ, लोग अपने राइट्स को लेकर ज़्यादा अवेयर हुए, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि ऑडियो मेरी सही से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। चलो जी हो रही है ठीक है। अब आपको पता चल ही गया है कि मैं बार बार क्यों चेक करता रहता हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ ये बात। बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते बनाते जो है वो ऑडियो रुक जाती है, पता भी नहीं चलता।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता है कि रोल ऑफ अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने क्या रोल निभाया है इमरजेंसी के बाद। तो आपको पता है इमरजेंसी के बाद जो है अपोजिशन ने बहुत बड़ा रोल निभाया। सारी की सारी अपोजिशन जो है वो साथ में आ गई थी और पहली बार ऐसा हुआ कि सेंटर के अंदर से कांग्रेस की सरकार हटी थी। ठीक है, हर बार 1967 में भी मतलब जो फोर्थ इलेक्शन हुआ था कांग्रेस बहुत जगह हारी थी बट सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बना पाई। बट 77 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो सेंटर से हटी थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम सेंटर के अंदर जो है वो कांग्रेस नॉन कांग्रेस की सरकार जो है वो बनी थी। यस और नो, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। और पीएम बने थे मोरारजी देसाई, याद रखना। और मोरारजी देसाई के बाद बने थे 4 महीने के लिए बने थे चौधरी चरण सिंह। इसकी बड़ी स्टोरी है, ओके सुनना मेरी बात। हुआ क्या कि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने आपको इंदिरा गांधी को हटाना है ना, तो सारी की सारी पार्टी को साथ में आना पड़ेगा। तो नॉन कांग्रेस पार्टी सारी की सारी साथ में आ गई। ठीक है, साथ में तो आ गई है। और उस टाइम है ना पार्टी में स्ट्रगल चल रहा था कौन पीएम बनेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि जी मोरारजी देसाई को बनना चाहिए, कुछ कह रहे थे चौधरी चरण सिंह को बनना चाहिए, कुछ कह रहे थे जेपी नारायण को बनना चाहिए। मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। तो चौधरी चरण सिंह को लगा यार ये तो गलत है, मैं बनना चाहिए पीएम। तो वो क्या होता है कुछ टाइम बाद अपना सपोर्ट वापस ले लेता है और इंदिरा गांधी उनको बोलती है अरे आप टेंशन मत लो, हम बनाएंगे आपको पीएम, आप मेरा सपोर्ट लेके पीएम बनना, अभी आप छोड़ दो। वो बंदा निकल जाते हैं। चौधरी चरण सिंह बोलते हैं ठीक है। अब वो चौधरी चरण सिंह के साथ जो है चौधरी चरण सिंह को पीएम बना के 4 महीने तक चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट रहती है। उसके बाद इंदिरा गांधी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। अब ये दोबारा मोरारजी देसाई के पास भी नहीं जा पाते क्योंकि फिर मोरारजी देसाई बोलता कि यार तूने तो मेरे को पीएम से हटाया था, मैं ऐसे कैसे आप कर दूँ सपोर्ट। तो इस चक्कर में इसका फ़ायदा ये होता है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं और उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ जाती है। ठीक है, मतलब 79 या 80, मैं बोलूँ 79-80 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसमें दोबारा यानी 2 साल तक रहती है बस नॉन कांग्रेस की सरकार, दोबारा से इंदिरा गांधी की आ जाती है। ठीक है, तो वही बात लिखती है। बट पहले इसमें पूछा गया रोल क्या निभाया, तो आपने बोलना है कि एक जनता पार्टी वगैरह फॉर्म करी थी, अथॉरिटेरियन जो मेजर थे उन्होंने सारे के सारे वापस लिए थे। यस और नो, 42nd अमेंडमेंट में जो इंदिरा गांधी ने चेंज करे थे वो 44th अमेंडमेंट में वापस लिए थे, नहीं लिए थे, लिए थे ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड वगैरह किया गया था। ठीक है, और प्रेस सेंसरशिप वगैरह को हटाया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो अपोजिशन ने करी थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपको ये बताना है कि एनी 4 रीजन फॉर द ग्रैंड विक्ट्री ऑफ द 1970। ये तो क्वेश्चन यही है, सिंपल है कि 1977 के इलेक्शन में जो जनता पार्टी थी, मैं आपको बताऊं तो वो बहुत बड़े लेवल पे जीती थी। इसका क्या रीज़न था, वो ये इसके जीतने का, जो जनता पार्टी है उसके इतने बड़े लेवल पे जीतने का कारण तो यही था। पहली बात तो लोग बहुत गुस्सा थे इमरजेंसी से, है ना, इसकी वजह से लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट नहीं दिया। दूसरी बात है कंट्रोवर्शियल पॉलिसी जो थी वो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह उसने किया था इमरजेंसी के टाइम में, है ना। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो थे वो गुस्सा थे और सारी की सारी अपोजिशन जो है वो यूनाइट हो गई थी। तो ये कारण बने जिसकी वजह से इंदिरा गांधी हार गई और जो जनता पार्टी है वो इलेक्शन जीती थी 1977 के। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मिड टर्म इलेक्शन इन 1980s। यानी 1980 के अंदर आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, है ना। 1977 के बाद, अगर 1977 के बाद आप देखो तो नेक्स्ट इलेक्शन 1982 में होने थे। बट 1980 में इलेक्शन हो गए। वो तो मैंने चौधरी चरण सिंह का पूरा केस आपको बता दिया कि मतलब कुछ टाइम तक जो है मोरारजी देसाई रहे थे, फिर हमारे चौधरी चरण सिंह रहे थे। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला टेबल बिल्कुल लास्ट में डाला है पीडीएफ में, और बच्चे इसको तो आपको याद करना ही करना है, मतलब कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपने ये याद कराया ना, मैंने पिछले बार भी पेपर अभी एक सॉल्व करवाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि 3 से 4 एमसीक्यू, 3 से 4 एमसीक्यू बहुत बड़ी बात होती है, जो टफ थे, बच्चों को टफ लग रहे थे, वो एमसीक्यू सिर्फ ये टेबल करके आप कर सकते थे। सिर्फ ये टेबल करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ कौन से ऐसे 2 पीएम है जो 1 साल से कम के टाइम पीरियड तक रहे थे पीएम। साफ साफ पता चल रहा है कौन कौन। जैसे कि एक तो हमारे हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नहीं नहीं ये वाले नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना ये रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1 महीने तक यहाँ पर पीएम रहे थे। और दूसरी बात आप ध्यान से देखोगे तो और भी हमारे पीएम थे जो सिर्फ 1 साल तक भी नहीं रहते, जैसे कि चौधरी चरण सिंह आ गए, ये रहे जी चौधरी चरण सिंह। नवंबर से रहकर जून तक वो पीएम रहे थे, है ना। मतलब नवंबर से लेकर अगले साल जून तक, मतलब पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। ओके, और यहाँ पर ये तो सॉरी चंद्रशेखर है। चौधरी चरण सिंह का भी अगर आप देखो जुलाई से लेकर जनवरी तक रहे थे, इंडिपेंडेंस की स्पीच तक नहीं दे पाए थे, है ना। ओ सॉरी इंडिपेंडेंस की कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं उसको, रिपब्लिक डे की परेड वगैरह की स्पीच वगैरह भी नहीं दे पाए थे। तो ये है 4 महीने के लिए रहे थे, हमने देखा 4 महीने नहीं कितने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक रहे थे, है ना। तो मतलब 5 महीने तक जो है इनकी गवर्नमेंट रही थी। 4 महीने बोला मैंने, 5 महीने तक रही थी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो वो तो करना ही करना है टेबल। ओके, चलो जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आपके। ये मेन लेसन तो हमारा हो चुका ना। हाँ ये वाले क्वेश्चन पे थे ना। हाँ,
तो क्वेश्चन ये था कि 1980s में कांग्रेस के इंदिरा गांधी के दोबारा जीतने का कारण क्या था। पहली बात तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह इनके बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी, यही रीज़न था। कोलैप्स ऑफ दी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, ये भी एक बड़ा रीज़न था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट हटी, उसके बाद जो पार्टी सारी अलग अलग हो गई, और यही था। और चौधरी चरण सिंह की भी सरकार सिर्फ 4 महीने तक रही। तो ये सारे के सारे रीज़न थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जीत गई, है ना, दोबारा इलेक्शन हुए मिड टर्म के, है ना। क्वेश्चन ये नहीं पूछा इंदिरा गांधी क्यों जीती, क्वेश्चन ये है कि 1980s में, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन पूछा गया 1980s में दोबारा इलेक्शन क्यों हुए। हुए क्यों, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जनता पार्टी में, मोरारजी देसाई की सरकार जो है कोलैप्स हो गई थी, और जो चौधरी चरण सिंह है वो भी जो है कुछ टाइम तक ही रहे थे, और किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए दोबारा इलेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 1980 में इलेक्शन हुए थे ना, इसमें इंदिरा गांधी बहुत बड़े लेवल पे जीती। 1980 में जो इलेक्शन हुए थे, इंदिरा गांधी को 353 सीटें मिली। आपसे पूछा जाता है वाई, क्यों। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं लिखना भूल गया, बट ये क्वेश्चन आएगा वाई, क्यों। तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी के जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये था, क्योंकि जो ये अलायंस था, ये हमारे जनता पार्टी यूनाइटेड थी, इनकी जो पॉलिसी थी वो क्लियर नहीं थी, है ना। इनका कोई एम नहीं था, ठीक है, इनका कोई क्लियर गोल नहीं था। और इसी वजह से, मतलब ये सिर्फ आई थी इंदिरा हटाओ के नारे को लेकर, मतलब इंदिरा हटाओ और इंदिरा हटाओ के नारे से जीत तो गई, बट बाद में करना क्या है समझ नहीं आया। ऊपर से जो है वो डिस्प्यूट चल रहे थे इनके बीच में, ये सारे यूनाइट नहीं हो पाए, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो इंदिरा गांधी बहुत बड़े लेवल पे जीत गई, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। हमारा 7वां चैप्टर ये रहा, दैट इज रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशन में मैं बता दूं, इस चैप्टर के अंदर 3 है। एक तो जम्मू कश्मीर है हमारा, एक हमारा पंजाब है, और एक हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पीछे के सालों में नॉर्थ ईस्ट पर पूछा गया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर और जम्मू कश्मीर पे। पंजाब में तो मैंने आप चेक करोगे एक ही क्वेश्चन, पिछले साल के एक ही सेट में एक ही क्वेश्चन आ रखा है पंजाब अकॉर्ड से रिलेटेड, और वो भी 4 मार्क्स का आ रखा है, और दूसरे के अंदर एक 1 मार्क्स का आ रखा है, 2 मार्क्स का आ रखा है, ठीक है। चलो फिर भी करने तो अपने को है ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, रीजन एस्पिरेशन पे। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ना ऐसे 3 फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर दिक्कतें वगैरह चलती रहती है। तो एक तो स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिक्कतें चलती रहती है। आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल जो है वो आर्टिकल दिया गया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया, तो इसकी वजह से जो है वो जो है वो डिस्प्यूट वगैरह चलता रहता था, है ना। अच्छा ये एक बात और बता दूं, ये अभी से नहीं, ये पहले का है, मतलब क्वेश्चन सुनना मेरी बात। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक टाइम पर जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट चलते थे, आज थोड़े कम है, बट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट थे। ऐसे 3 डिस्प्यूट आपको बताने हैं। तो सबसे पहला डिस्प्यूट तो यही था कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 की वजह से बड़ी प्रॉब्लम थी जम्मू कश्मीर में। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, वो आप कह सकते हो उसकी पावर को लिमिट कर दिया गया था, ठीक है, उसकी पावर को लिमिट, यानी जो रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी वो जम्मू कश्मीर में फॉलो नहीं होते थे। तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण रहा था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो अपोज वगैरह भी आता था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। दिस क्रिएटेड अ पॉलिटिकल टेंशन विद सम ग्रुप डिमांडिंग द ग्रेटर इकोनॉमी, और अदर कुछ अपोज करते थे, कुछ सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद पाकिस्तान और पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन। आपको पता है पाकिस्तान जो है इंडिया में घुसने की कोशिश करता था, और टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट चलता था उससे भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स या जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। और तीसरी बात है जी एथनिक डाइवर्सिटी। एथनिक डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है, जम्मू में हिंदू ज़्यादा रहते थे, कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और जो हमारे लद्दाख है वहाँ पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया रहते हैं। तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं जो है वो इंटरनल डिवीजन हो रखा है, और ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की वजह बनता है ना। जैसे कि हमने देखा था वो जो एग्जोडस हुआ था कश्मीरी हिंदूज का, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कॉम्युनल जो है, या आप कह सकते हो रिलीजियस डिवीजन की वजह से ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंटरनल डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये अब वही चीज़ है, आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं मैंने खुद से नहीं लिखा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से और जो PYQs थे वो लिखे हैं, बट ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इंटरनल डिवीजन जो हो रखा था जम्मू कश्मीर में उसको एक्सप्लेन करो। तो जम्मू में अच्छा जम्मू में ज़्यादातर जो है वो हिंदू और सिख रहते थे, और जो मुस्लिम थे वो कम रहते थे। और यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो जो रिलीजियस टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है जम्मू की अगर बात करें। कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन टूरिज्म और एग्रीकल्चर है यहाँ पर भी। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, ओके। और कारगिल की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम लोग थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लद्दाख का वही पोर्शन जहाँ कारगिल है ना। और यूनिक जियोग्राफिकल इसकी लोकेशन है और कल्चरल आइडेंटिटी है,
आपको पता है पानी को लेकर बहुत दिक्कतें चलती है वहाँ पर, ठीक है। और वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है। आपको सुन के अजीब सा लग रहा होगा, सर कोल्डेस्ट डेजर्ट क्या होता है? आप सर्च करना अभी, कोल्डेस्ट डेजर्ट लद्दाख सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। ओके, अब इनके रीजनल एस्पिरेशन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनकी, ये तो हो गया, हमने देख लिया कि इनकी क्या क्या मतलब डिवीजन देख लिया हमने, इंटरनल डिवीजन देख ली पूरे जम्मू कश्मीर के। अब देखते हैं रीजनल एस्पिरेशन के, जो हमने देखा कि जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं और लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं। तो जम्मू के लोग जो चाहते हैं ना, वो चाहते हैं जी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो चाहते हैं कि कश्मीर वैली का पॉलिटिकल और जो है वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा मतलब ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं कि हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ कश्मीर वैली को ही फोकस करा गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, हमारे लिए कुछ नहीं है। कश्मीर के लोग कहते हैं कि जी हमें आर्टिकल 370 दोबारा चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब वो पहली बात तो वो डिमांड करते हैं कि 370 दे दिया जाए, अभी उनकी सबसे मेन डिमांड यही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी लद्दाख की एस्पिरेशन क्या है? वो कहते हैं कि जी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द सेपरेशन, वो ये चाहते थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए, उनको अलग करके लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड है जो अब पूरी हो गई है, बट और भी उनके एनवायरनमेंट को लेकर भी डिस्प्यूट है, मतलब कुछ ग्रीवेंसेज हैं उनके, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं कि जी पता है क्या हुआ, जब से 370 हटाया ना, लद्दाख के अंदर टूरिज्म बढ़ा है, पर इसकी वजह से कुछ है ना, मतलब मोटी बुद्धि के लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो लेक पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ही फ्रजाइल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट है लद्दाख का, है ना। वहाँ पानी कम है, ठीक है। तो हम वहाँ घूमने जाते हैं जब, हमसे मेरे कहने का मतलब बाकी जो नॉर्थ इंडिया कहीं के भी लोग, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के लोग या ईस्ट इंडिया जो जाते हैं, तो हमें तो पानी पानी हमारे घरों में तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ भी होगा। तो वेस्टेज ऑफ वाटर, ये बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो कि सही नहीं है, है ना। तो एक बात तो मैं साफ साफ बोलना चाहूँगा यार, इंडियन टूरिस्ट है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते यार, ठीक है। मतलब कोई ना कोई ऐसी हरकतें हम कर देते हैं जिससे जो है वो हमारे एरिया का नाम खराब होता है। और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर कोई दिल्ली का जाएगा, कोई हरियाणा का जाएगा, कोई कहीं का जाएगा, कोई कहीं का जाएगा, वो पहुँच जाते हैं शरीफों वाले स्टेट से, मतलब जहाँ लोग थोड़े सभ्य हैं। वो जाते, जैसे अभी मैंने कुछ वीडियो देखी, पंजाब के कुछ लोग जो है ना, वो चले गए हिमाचल में, वहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग जाते हैं, दिल्ली के लोग भी कम नहीं है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ, बट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये बात कि हाँ कुछ लोग, सारे लोग नहीं, बट कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत गलत होते हैं, मतलब इस मामले में, टूरिज्म के मामले में, है ना। मतलब बिहेव करना नहीं आता उनको ढंग से, मतलब कूड़ा कहीं भी फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, पंगेबाजी करने की थोड़ी आदत होती है। चार बंदे इकट्ठे होकर गए हैं तो भाई अब तो मतलब उतारू रहते हैं लड़ने के लिए, है ना। तो ये वाली चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। तो यही जो है वो प्रॉब्लम है लद्दाख के लोगों की। वो कहते हैं यार थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। एक सेकंड, मैं इसको है ना थोड़ा, चलो जी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, चलो जी अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, रीजनल एस्पिरेशन एंड देयर अकोमोडेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। या क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, एक्सेप्टिंग रीजनल डिमांड एंड फॉर्मिंग द न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज द स्टेप टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी। गिव एग्जाम्पल या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है, सुनना। रीजनल एस्पिरेशन को सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रीजनल डिमांड को सुनना। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रीजनलिज्म का क्या मतलब होता है और सेपरेटिज्म का क्या मतलब होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। रीजनलिज्म का मतलब होता है कि जब हम अपने एरिया की डिमांड के लिए जब आवाज उठाते हैं, दैट इज रीजनलिज्म। जैसे कि अगर मान लो मेरे को दिल्ली में रहते हुए कोई दिक्कत है, तो मैं इंडिया का झंडा लेकर अपनी बात जो है वो रखूंगा कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज की सॉल्यूशन चाहिए। दैट इज रीजनलिज्म। एक होता है सेपरेटिज्म, वो बोलता है भाई मेरी दिक्कतें हैं, बट मेरी दिक्कतें मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, आप मेरे को आजाद कर दो, मेरे को अलग कर दो, मैं देश तुड़वाना चाहता हूँ। मतलब जब आप किसी दूसरे देश का झंडा लेके या ऐसा झंडा लेके जो कोई देश ही नहीं है, मतलब अपना अलग देश बनाने के लिए जब आप झंडा उठाते हो कि मैं भाई अलग देश बनाऊंगा, तो दैट इज आपका सेपरेटिज्म। जैसे अभी हम एग्जाम्पल नीचे देखेंगे, जैसे कि मिजोरम के अंदर हुआ था, वो एग्जाम्पल वगैरह हम देखेंगे, मतलब समझ रहे हो ना, तो उसको देखेंगे। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। बट रीजनल एस्पिरेशन देखो, सेपरेटिज्म तो अलग चीज होती है। सेपरेटिज्म गवर्नमेंट, एक सेपरेटिस्ट बंदा होता है ना, उसको आप कुछ भी कर लो वो नहीं सुधरेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सेपरेटिस्ट बंदे की सोच जो है वो चेंज नहीं करी जा सकती। बट एक बंदा जिसकी रीजनल एस्पिरेशन हो ना, उसकी डिमांड सुनना ज़रूरी है बहुत। जैसे कि लद्दाख का एग्जाम्पल लेते हैं। लद्दाख में हमारे एक आपने वो थ्री इडियट वाली मूवी देखी थी,
है ना, उनके अंदर जो जिन पर ये बेस है ना मूवी, वो इंडिया का झंडा लेके अनशन पे उतर गए कि भाई मेरी जो है वो डिमांड है वो पूरी करो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको बताऊँ सबसे बढ़िया चीज़ है। अब मेरे को उनकी डिमांड चाहे कितनी भी बुरी लगे, कितनी भी अच्छी लगे, ऑल तो उनकी जेन्युइन डिमांड थी, मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइन डिमांड थी, कितनी भी बुरी लगे कितनी भी अच्छी लगे, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि बंदा गलत कर रहा है। अब जो बंदा इंडिया का झंडा लेके अपनी डिमांड रखा है, इससे ज़्यादा वो क्या ही करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी वजह से रीजनल एस्पिरेशन जो होती है वो सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। और यहाँ पर मैंने ना आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हेडिंग डाली हुई है और नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो आपको बता, इंडियन डेमोक्रेसी अलाउ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड द रीजनल एस्पिरेशन डज नॉट व्यू एज द एंटी नेशनल। मतलब इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो रीजनल एस्पिरेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है, वो उसको एंटी नेशनल तरीके से नहीं देखती। ठीक है जी। बहुत सारे जो बीजेपी के नेता थे, जब उन्होंने देखा कि जो हो रहा है लद्दाख के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उनके पास शब्द ही नहीं थे, वो क्या बोले। क्योंकि वो भी अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि अब अपोज आप है ना पर्सन को कब करते हो, जब वो कुछ एंटी नेशनल हरकतें कर रहा है। अब बंदे ने उठा ही लिया इंडिया का झंडा, अब क्या ही एंटी नेशनल, समझ रहे हो ना। तो ये वाली बात हो जाती है। तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो रीजनल एस्पिरेशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है, और उसको एज ए एंटी नेशनल नहीं देखती। ओके। इसका एग्जाम्पल हम तेलंगाना में देख सकते हैं। तेलंगाना में अलग स्टेट के लेकर डिमांड वगैरह चली थी, तो हमने बनाया उसे डेमोक्रेटिक तरीके से, एक अलग स्टेट बनाया। इसका एग्जाम मैंने हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल लिखा है। नेक्स्ट है इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एड्रेस दी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनल डाइवर्सिटी एंड स्पेसिफिक इशू। हम जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड और रीजनल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉलिटिकल वे में एड्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमने देखा असम के अंदर, असम का भी नीचे हम पढ़ेंगे, असम की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व वगैरह किया। तो ये भी दिखाता है कि हाँ हमने रीजनल एस्पिरेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी। बट याद रखना, ये चीज़ याद रखना भी नीचे आएगा कि असम में क्या प्रॉब्लम थी, इलीगल माइग्रेशन की। कहाँ से? बांग्लादेश से। बस ये याद रखो अभी के लिए, नीचे बताऊंगा मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंश्योर द रीजनल इशू आर दी democratic politics ensures regional issues are addressed through the policy। ये मैंने ना ये कर दिया गलती से, चलो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंश्योर रीजनल इश्यूज आर एड्रेस थ्रू दी पॉलिसी मेकिंग एंड एकोमोडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक्स में। ये बोल रखा है कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है ना, वो बोलती है कि रीजनल एस्पिरेशन को या रीजनल इशू को सॉल्व किया जाएगा बाय पॉलिसी मेकिंग और एकोमोडेशन। मतलब दबाने की कोशिश नहीं करते वॉइस को। जैसे मिजोरम के अंदर भी हमने क्या किया, ऑल दो वो सेपरेटिस्ट जो लोग थे, उनको भी फिर भी हमने साथ लेकर जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इसके लिए मिजोरम अकॉर्ड हुआ था। तो इससे पता चलता है कि हमने जो भी रीजनल इशू थे उनको पॉलिसी मेकिंग से और एकोमोडेशन से सॉल्व करने की कोशिश करी थी। ठीक है। हमने लालडेंगा को सीएम भी बनाया था। अभी लालडेंगा पता चलेगा कौन है, भी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है कहीं ना कहीं यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है ना। जब हम रीजनल एस्पिरेशन को सुनते हैं तो ये यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। हर बंदे को लगता है यार देखो इंडिया हमारा भी है, जितना दूसरे का उतना ही हमारा है, क्योंकि हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग द रेजोल्यूशन एंड अनरेस्ट थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। मतलब जो भी अनरेस्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है रीजनल एस्पिरेशन में। रीजनल एस्पिरेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। और ये अच्छा, जैसे कि आपको पता है नागालैंड के अंदर अलग स्टेट क्रिएट करने के लिए जो है पॉलिटिकल जो भी पोटेंशियल अनरेस्ट थे उसको खत्म करने के लिए क्या किया, अलग स्टेट बनाया गया नागालैंड। लास्ट है इससे कहीं ना कहीं रीजनल आइडेंटिटी और जो इंक्लूजन है वो बढ़ता है। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि रीजनल एस्पिरेशन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग शांति से रहे, बढ़िया तरीके से रहे। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसको एज ए एंटी नेशनल नहीं देखता, वो पॉलिसी मेकिंग में और अकोमोडेट करने की कोशिश करता है, लोगों को डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है डेमोक्रेसी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रीजनल एस्पिरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। अब आ जाओ जी इस वाले चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। वो ये है कि असम असम मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट में ना 3 चीज़ों को लेकर इशू चलता है। पहला तो है जी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, थोड़ी सी ज़्यादा पावर को लेकर। जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सारा का सारा पार्ट जो था उसे हम असम ही कहते थे। मतलब मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टेट जो भी थे, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया ना, वो सारे असम में ही आते थे। ठीक है। फिर बहुत सारे वहाँ पर असमी लैंग्वेज थोपी जाने लगी, तो नॉन असमी जो कम्युनिटी है जैसे नागालैंड वगैरह, उन्होंने बोला कि जी हमको अलग अलग स्टेट बना कर दो। फिर अलग अलग स्टेट बना के दिया, है ना। और 1972 में हमने मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह बनाया, और 1963 में हमने नागालैंड वगैरह बनाया। ओके। और फिर है ना बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटी भी आ गई जिन्होंने बोला कि हमको भी अलग अलग स्टेट बना के दो, जैसे बोडो, करबीज, दिमसाज, ये आ गए। तो इनके लिए अलग स्टेट तो नहीं बना सकते थे, बट हमने क्या किया, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमने उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी। यानी जो करबीज है और दिमसाज है
इनके लिए ऑटोनॉमी दे दी कि हाँ आपका रूल इस स्टेट के अंदर या इस छोटे से एरिया के अंदर, इस स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आप जो है वो आप ही का बंदा जो है वो खड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती है कि इंडिया ने क्या किया, रीजनल एस्पिरेशन को, नेशनल इंटीग्रेशन को, दोनों को मर्ज करके साथ में चली है वो। ठीक है, हमने जो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी है उसको डिसरिगार्ड नहीं किया, हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, और उनको ऑटोनॉमी वगैरह भी दी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये तो पहला इशू था जो हमने बहुत प्यार से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इशू था जी मूवमेंट्स अगेंस्ट द आउटसाइडर। अब हुआ क्या कि 1950 जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद है ना, जो कि बांग्लादेशी लोग थे, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो सारे के सारे है ना हमारे कहाँ पर घुसते थे, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में घुसते थे। जिसकी वजह से पता है क्या प्रॉब्लम आती थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि उनका लैंड छिन रहा था, उनकी जॉब जा रही थी, पॉलिटिकल पावर जा रही थी। मतलब जो बांग्लादेशी, बंगाली तो ऑब्वियसली गलत वर्ड है, क्यों? क्योंकि बंगाली तो हमारे वेस्ट बंगाल में भी है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, इलीगल इमिग्रेंट, वो सारे के सारे कहाँ घुसते थे? हमारे नॉर्थ ईस्ट में घुसते थे। इसकी वजह से वो वहाँ के लोगों की जॉब खा रहे थे, वहाँ के लोगों की लैंड ले रहे थे, पॉलिटिकल पावर उनके पास जा रही थी। तो इस सब को लेकर जो है वहाँ पर असम के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया जिसको कहते हैं क्या, असम मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर। और ये जो मूवमेंट था इसको लीड किया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने, और इनकी ये डिमांड थी कि जो भी बंदा बाहर से आया है, बांग्लादेश से आया है, उसको भगा दिया जाए। ठीक है, और फिर बाद में है ना राजीव गांधी ने जो है वो 79 में मूवमेंट शुरू हुआ था, और 85 में जो है वो गांधी जी इनसे मिले, आंसू के मेंबर से, और एक एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ और बोला गया कि इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट वगैरह कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन थी ना, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म कर ली जिसका नाम था असोम गणा परिषद, मतलब हम एक गोल्डन असम वगैरह बनाएंगे। ओके, तो ये चीज़ वगैरह हमने करी। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी दिक्कत है ना ये आउटसाइडर को लेकर, ये एक्चुअल में हमें दिखती बड़ी सिंपल है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आज त्रिपुरा में आप जाओ, मैंने ना एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, त्रिपुरा मतलब वीडियो देख रहा था, तो वो बहुत बड़े यूट्यूबर है त्रिपुरा के, तो मैंने वीडियो खोल के देखी और मैं देख रहा, बंगाली लैंग्वेज बोल रहे थे, समझ रहे हो? मतलब मैं समझ रहा वेस्ट बंगाल से वीडियो होगी, बट वो त्रिपुरा से थी और वो त्रिपुरा कहते हैं और बंगाली बोलते थे। ठीक है, तो मतलब कल्चर जो है त्रिपुरा का खत्म ही हो रहा है। मिजोरम के साथ भी यही है, अरुणाचल प्रदेश में भी यही है कि सारे के सारे जो हैं वो, जैसे चकमा रिफ्यूजी हैं, वो सारे के सारे आकर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जो मतलब हॉस्टाइल कर रहे हैं एक तरह से। मतलब जो लोकल लोग हैं उनके उनको उनके बीच में भी जो ये चकमा ट्राइब के लोग जो आ रहे हैं, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको लेकर जो है गुस्सा है कि क्यों आ रहे हैं, है ना? तो ये जो है वो असम का पूरा मूवमेंट है। और तीसरा मूवमेंट है जी सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट यानी अलग स्टेट बनाने के लिए। यस, इंडिया में अलग स्टेट बनाने के लिए भी मूवमेंट चले हैं। एक तो चला है हमारा मिजोरम में। मिजोरम के अंदर पता है क्या सीन था? 1959 के अंदर है ना मिजोरम में फेमाइन आई थी, और वहाँ पर है ना अच्छे से फोकस नहीं किया गया, और इस बात को लेकर एक पार्टी थी जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, बड़ा गुस्सा थी। इसलिए उन्होंने बोला कि हमको तो अलग स्टेट चाहिए। और ये इसकी लीडरशिप में लाल डेंगा उस समय जो है वो मिजो नेशनल फ्रंट का लीडर था। उन्होंने बिल्कुल इंसर्जेंसी मचा रखी थी पूरे 20 सालों तक। उन्होंने बोला कि जी हम तो है अलग करवाना चाहते हैं, और उनका पूरा पूरा सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने। ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय बांग्लादेश था, पूरा सपोर्ट किया था। ये तो खुद जो लाल डेंगा है वो पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर भी भाग गए थे। ठीक है, फिर जवाहर राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया, उनकी बातें सुनी, समझी, उनकी डिमांड जो है पूरी करने की कोशिश करी। और मैं बता दूं तो उसके बाद उन्होंने हथियार त्याग दिए। और मैं आपको बता दूं लाल डेंगा जो है ना हमारे, जो एक टाइम पर जो है वो एक इंसर्जेंसी या वो करके चल रहे थे, है ना, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, उनको सीएम बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ करी गई ताकि शांति हो, और अभी तक शांति है, ये अच्छी बात है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी, मिजोरम की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी, बट ऐसा नागालैंड के साथ नहीं हो पाया। आज भी नागालैंड के अंदर जो है वो दिक्कतें वगैरह चलती रहती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी हमारा पंजाब को लेकर के, आनंदपुर साहिब जो है हमारा रेजोल्यूशन क्या है? तो 1973 के अंदर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ था, और ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर 4-5 बातें बोली गई थी। पहली बात बोली गई थी कि रीडिफाइन करे सेंटर और स्टेट के रिलेशन, मतलब स्टेट को ज़्यादा पावर दे। सिख कौम के लिए जो है वो बोला गया ऐसे कि सिख बोलबाला होना चाहिए, है ना, एक अलग से स्टेट बोलना चाहिए। इसको लेकर भी जो है वो लोग इसको देख रहे थे। साथ में द रेजोल्यूशन ये बोल रहा था कि इंडिया फेडरलिज्म तभी स्ट्रांग होगा जब हमको ज़्यादा पावर दी जाएगी। ओके, और साथ में बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें एक अलग जो है वो स्टेट वगैरह की मतलब आप अगर चेक करोगे बुक के एक बात और नोटिस करना, 2019 में आपकी बुक के अंदर इस टॉपिक में कुछ अलग लिखा हुआ था। एक वर्ड लिखा हुआ था स्टेट का, एक बात बोली गई थी कि खालिस्तान की डिमांड थी। अब वो वर्ड हट गया है, तो इसलिए वो मत लिखना, आपको भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि फिर जब बुक के अंदर से कट गया तो हम क्यों लिखें, है ना? तो रेजोल्यूशन वाज प्ली टू स्ट्रेंथन द
मतलब बेसिकली जो हमारा अमरिंदर साहिब जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उसमें पता क्या बात बोली गई थी? बोला गया था कि पहली बात तो सेंटर स्टेट के रिलेशन रीडिफाइन करो, हमको ज़्यादा पावर दो। हेजीमनी होनी चाहिए सिख की इन दी पंजाब सूबा, पंजाबी स्टेट या पंजाब स्टेट के अंदर। तीसरी बात बोली कि ये चीज़ फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और रेजोल्यूशन है लिमिटेड अमंग दी सेकमा। बट स्टार्टिंग में जो सिख लोग थे उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं करा था, बहुत सारे सिख लोग जो थे वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ टाइम बाद जो अकाली गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस हो गया, जो अकाली गवर्नमेंट ने भी इसको डिसमिस कर दिया। अकाली दल लॉन्च अ मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और वाटर को लेकर जो है वो आपको पता है डिस्प्यूट हो गया। जैसे आपने KSYL गाना सुना होगा, पक्का सुना होगा, कंट्रोवर्शियल गाना था ये। तो ये भी पानी को लेकर ही था। कंट्रोवर्शियल गाना क्यों था, आप जब पता करोगे ना तो उसके थंबनेल पे किसी फोटो थी, थोड़ा सा सर्च करना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि अब हुआ क्या कि इस चीज़ को लेकर है ना, पहले तो जो अकाली दल के अंदर जो मॉडरेट लोग थे, ये जो मैं आपको बता दूं कि जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था उसको अकाली दल ने लीड किया था। तो स्टार्टिंग में तो जो मॉडरेट लोग थे वही इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, बट बाद में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है वो एंटर करते हैं और वो दंगे करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने गोल्डन टेम्पल जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर जो है उन्होंने कब्जा वगैरह कर लिया था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वगैरह कर रहे थे, अपनी करेंसी छाप रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, ओके। और जो भी लोग थे जब वो हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर, उन सबको जो भी लोग थे, जो भी आप कह सकते हो मिलिटेंट थे या खून खराबे पे उतारू थे, उनको निकाला जाता है, उनको मारा जाता है। बट कहीं ना कहीं जो है इससे जो गोल्डन टेम्पल है, जो हमारे सिख लोग हैं उनको लगता है कि यार ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए गोल्डन टेम्पल में ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ लेकर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, और इसी वजह से है ना, जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड होते हैं वो भी सिख होते हैं, वो इंदिरा गांधी को मार देते हैं। इसके बाद जो है वो फिर खून खराबा शुरू हो जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं, वॉयलेंस शुरू हो जाता है ना, कत्लेआम शुरू हो जाता है। मैंने इसे कत्लेआम, तो खून खराबा, दंगे बहुत होता है, बहुत होता है। आज भी मेरे नाना जी बताते हैं कि जी बहुत हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तो बहुत चीज़ें बताते हैं वो कि जी बच्चों के साथ ऐसे हुआ, बच्चों के वो जो केश होते हैं ना, बाल होते हैं, उनको कटवाने पड़े। बड़े बड़े लोगों ने अपने बाल वगैरह कटवा दिए थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने बाल नहीं कटवाए थे वो उनको और ज़्यादा मारना शुरू कर दिया, खून खराबा ना, गर्दनें काट दी, जलते हुए टायर गले में, बहुत सारी चीज़ें वगैरह हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बाद राजीव गांधी और लॉन्गवाल अकॉर्ड होता है, जिसमें तीन चार, ये 24 जुलाई 1985 को होता है, और इसमें तीन चार चीज़ें बोली जाती है। पहली बात तो बोला जाता है कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरी बात है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। जो भी फैमिली अफेक्ट हुई है इस वॉयलेंस से, पंजाब के अंदर जो हुआ था वॉयलेंस, उसको कंपनसेशन वगैरह दिया जाएगा। और जो आर्म फोर्सेज लगाई गई है ना, स्पेशल फोर्सेज लगाई गई है पंजाब के अंदर, वो सारी की सारी निकाल ली जाएगी। आप सोच रहे होगे सर ये बात 1985 में बोली गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, दिया क्यों नहीं गया अभी तक? मैं देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभार किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अगर अभी जो है वो चंडीगढ़ पंजाब, एज अ नॉर्मल पर्सन बोल रहा हूँ मैं, इसको एज अ वो मत लेना, बट अगर चंडीगढ़ आप पंजाब को दे दोगे ना तो फिर हरियाणा जो है वो आ जाएगा, फिर हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फिर वही खून खराबा, दंगे, वॉयलेंस वगैरह। तो इसी वजह से किसी कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चंडीगढ़ पे कोई फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि अब एक छोटी सी बात है, कभी कभार कुछ फैसले को, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको चलना ही देना सही रहता है, क्योंकि जिस चीज़ से खून खराबा हो उससे किसी का भला नहीं होना, फिर दोबारा जो है वो लोग मारे जाएंगे, खून खराबा होगा, है ना। चलो जी। बट बाकी प्रॉब्लम जो है वो पानी को सॉल्व को लेकर ट्रिब्यूनल वगैरह बनाया गया, है ना। और पंजाब के अंदर जो फैमिली अफेक्ट हुई थी उनको कंपनसेशन भी दिया गया, और ये जो स्पेशल फोर्स थी वो हटा ली गई। ओके, चलो जी। अब ये आ जाते हैं सिक्किम का मर्जर, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, सिक्किम का मर्जर, गोवा का लिबरेशन, ओके। और नीचे जो है वो द्रविड़ मूवमेंट दे रखा है, ओके। तो सिक्किम का मर्जर पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम जो है वो आपको पता है कि एक है ना प्रोटेक्टोरेट होता था इंडिया का। इसका क्या मतलब है कि वो एक अलग स्टेट नहीं, अलग इंडिया का पार्ट नहीं था, बट वो इंडिया की जो मतलब जो उसकी जो इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है वो कौन देखता था, वो वहाँ का राजा देखता था, बट उसके फॉरेन अफेयर हो गए, ये सारी की सारी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देखती थी। वहाँ का जो राजा था वो चौग्याल था। तो हुआ क्या कि जो चौग्याल को जो मैक्सिमम जो नेपाली स्पीकिंग लोग थे हमारे सिक्किम के अंदर वो पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गया, और उसके बाद 1975 में
जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर रेफरेंडम करवाया, 97.5% लोगों ने बोला कि हम जो है वो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं, और फिर किंग को हटा दिया गया और वहाँ पर वो इंडिया का 22nd स्टेट बना। कब? 1975 में। एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है वाला भी। गोवा की लिबरेशन की बात करें तो आपको पता है गोवा जो है वो एक टाइम पे पोर्चुगीज़ के अंडर आता था, ठीक है, और पोर्चुगीज़ के अंदर आता था। बाद में फिर 1967 में हमने पोर्चुगीज़ को तो यहाँ से भगा दिया, बट फिर दिक्कत ये 1961 में, सॉरी 1961 में हमने पोर्चुगीज़ को तो मतलब हटा दिया और लिबरेट कर दिया। बट दिक्कत ये आती है फिर, जो एक पार्टी थी जिसका नाम था महाराष्ट्रवादी गोमनातक पार्टी, उन्होंने बोला कि जी हमको गुजरात जो हमारा गोवा है उसको हमारे साथ महाराष्ट्र के अंदर मिला दो। एक जो यूनाइटेड गोवन पार्टी है वो बोलती थी नहीं जी हम तो अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। तो एंड में फिर जाके 1967 में जो है वो एक पोल करवाया गया। पोल करवा के ये पता चला कि लोग जो है वो गोवा को अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, तो 1987 के अंदर गोवा को एक अलग स्टेट का दर्जा वगैरह दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि द्रविडियन मूवमेंट क्या है। सिंपल बताऊँ ना तो द्रविडियन मूवमेंट जो है ना वो जो है एंटी हिंदी मूवमेंट जो है वो चलाया गया था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया था। कौन से स्टेट में चलाया गया था? तमिलनाडु के अंदर चलाया गया था, ठीक है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को लेकर और जो नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन को लेकर, खासकर हिंदी अपोजिशन को लेकर। आज भी चलता है, बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है हमारे तमिलनाडु के अंदर। तो ये चलाया गया था, और इस मूवमेंट को लेड किसने किया था? सबसे पहले किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी द्रविड़ काशगम, और इसी के नाम पे फिर बाद में 1947 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी डीएमके, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपोज करती है किसको? हिंदी के इम्पोजिशन को, और ये बोलती है कि जी डोमिनेंस वगैरह नहीं रहेगा, द्रविडन आइडियोलॉजी पे चलती है ये। और पता है ये आपको ज़रूर पूछा जाता है, वड़ाकू वाजा गिरादू और तिरक्कू ताई किरादू, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। मैं तमिल तो हूँ नहीं, मतलब तो जो मेरी अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन जो होगा सही नहीं होगा, वैसी बात है, ठीक है। मेरा दोस्त है एक तमिल, उससे पूछूंगा कि भाई क्या है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट वो भी तमिलनाडु में नहीं रहता, बहुत टाइम हो गया उसको भी, तो बट तमिल तो आती होगी उसको, है ना। कभी मैंने ऐसा पूछा नहीं, फैमिली तो उनकी तमिल ही बात करती है, तो पता नहीं रीड भी करना आता होगा उसको तमिल या नहीं, ठीक है। तो मेरे को तमिल अगर वो लिखा हुआ दिखाएगा मेरे को, तो मैं दिखाऊंगा कि तमिल में इसको कैसे लिखते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये क्या है, द नॉर्थ थ्राइव्स इवन द साउथ डिके, मतलब नॉर्थ जो है वो बढ़िया होता जाएगा और साउथ जो है वो खराब होता जाएगा। ये जो है वो मूवमेंट बेसिकली ये लोगों को वहाँ पर एक मतलब इमोशन क्रिएट करने के लिए कि देखो जी नॉर्थ तो अच्छा ही करेगा, आपके साथ ही बुरा हो रहा है, हम आपका कल्चर जो है, उनका कल्चर जो है फैल रहा है, आपका कल्चर जो है वो खत्म हो रहा है, जैसे जैसे हिंदी का डोमिनेंस बढ़ रहा है। तो ये है, इससे एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है जी रीसेंट डेवलपमेंट। अच्छा एक और बात यार, भरत पोरवाल वाला चैनल है, इस पे आ जाना, लाइव वगैरह लेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है जी मेन पॉइंट गेमिंग, और एक और चैनल है भरत कुमार पोरवाल करके, यहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, और बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी 12 टेलीग्राम आर्ट्स का चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, अच्छा एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, जो मेन पॉइंट टेक वाला है ना, मैं इस पर अर्निंग से कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता कैसे हूँ, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है ना, आप एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें, है ना, वेबसाइट आप फ्री में कैसे बना सकते हो, ये सारी बातें मैंने बता रखी है। तो आप इसको चाहो तो ज्वाइन मतलब चेक कर सकते हो, वीडियो का फ़ायदा उठाओ, वो मेरा मेन पर्पज़ है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, जिसका नाम है जी रीसेंट डेवलपमेंट। एक चीज़ और बता दूं, मैं जितने भी लास्ट ईयर के मैंने पेपर देखे और 2023 के पेपर देखे ना, 90% जो इमेजेस थी ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, वो इसी चैप्टर से आ रखे थे, ठीक है। 90%, ऐसा नहीं 100%, 90% आ रखे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है मार्क्स वाला चैप्टर है। थ्योरी का अगर इसमें से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता तो थ्योरी वाला क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा पूछे जाएंगे, और अगर पिक्चर बेस्ड वाला आ जाता है तो थ्योरी का एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें 4 नंबर का, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आ जाते हैं जी रिसेंट डेवलपमेंट पे, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है, वैसे मैं पहला क्वेश्चन कुछ और लिखवाता, बट मैंने देखा कि यार अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो ये वाला क्वेश्चन लिखवाया पहले मैंने। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन यही पूछा गया है, अब है ना इसमें साल कोई भी डाल दे, कोई भी साल डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 2004 डाल दे, 1996 डाल दे, डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आफ्टर 1996। आप ये देखना कि इसमें ना 2 वर्ड लिखे होंगे, कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस लिखे होंगे, पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस। मतलब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में 1989 के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई है, ठीक है, बट ऐसी 4 चीज़ें बताओ जिस पर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमेशा एग्री कर रही है, मतलब चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये जो स्टैंड है ना ये हमारा कभी चेंज नहीं हुआ।
पहली बात तो ये है कि हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर कभी स्टैंड जो है वो चेंज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो अपोज करा था इकोनॉमिक पॉलिसी को, बट जब वो खुद पावर में आई तो उन्होंने उस इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हमने एलपीजी अपनाई थी उसको अपोज नहीं करा, बल्कि उनके कॉन्टिन्यूएशन के लिए ही काम करा। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो चाहे कोई भी बीजेपी स्टार्टिंग में बेशक अपोज कराओ, बट बाद में फिर वो खुद जो है वो इस जो एलपीजी वाली पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसको खुद आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है जी एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड जो कास्ट, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सब ने ये बोला कि जी हम बैकवर्ड कास्ट के लिए और जो पॉलिटिकल और सोशल जो है उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए काम करेंगे। तीसरी बात है कि जी एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट पार्टी इन द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ही जो है वो काम किया है, और साथ में जो है अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं किया, और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उसके रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस वगैरह दी है। ठीक है ठीक है ना, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी सेंटर लेवल और द नेशनल लेवल फास्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो पार्टी है वो भी एक तरह से पावर शेयर कर रही है नेशनल गवर्नमेंट। मतलब आपको पता ही है कि एक टाइम पे अब कोलिजन एरा शुरू हो गया था। कोलिजन एरा में तो आपको पता ही है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर, या स्टेट जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी जो इंपॉर्टेंस है कितनी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है एम्फोसाइज ऑन दी प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन आइडियोलॉजिकल कोलिजन। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ पे कंसेंसस यही था कि ना बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट थी, उन्होंने भी साथ में आके काम किया था। ऑल दो उनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी, बट फिर भी उन्होंने साथ में आके काम किया था। ठीक है, ताकि कंट्री के अंदर एक स्टेबल मतलब एक गवर्नमेंट वगैरह चलाई जा सके। यही बात लिखी हुई है। जैसे कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए में थी, जो बीजेपी का एक अलायंस है, फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके अंदर जो थी वो बीजेपी का अलायंस था, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मतलब वो नहीं करती थी, सपोर्ट नहीं करती थी, फिर भी वो थी। तो इससे पता चलता है कि एक है ना कोलिजन एरा में एक ये सिस्टम जो है वो हमारे सामने आया था कि पॉलिटिकल अपोजिशन, आइडियोलॉजिकल पोजीशन अलग होने के बावजूद भी उन्होंने अलायंस बना था। और लास्ट है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा एग्री रहती है, वो है जी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंडिया के अंदर, चाहे किसी का भी कोलिजन हो, ना ही उन्होंने एनटीपीटी और ना ही सीटीपीटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर साइन नहीं किया, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी और एनपीटी और सीटीपीटी के बारे में मैं चैप्टर नंबर 4 में बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जो हमारा कोलिजन एरा है वो बून बून यानी वरदान है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और डीमेरिट यानी मेरिट एंड डीमेरिट बताने हैं हमको कोलिजन के। सबसे पहले तो कोलिजन का ये फायदा है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है डाइवर्स वॉइसेस का, मतलब अलग अलग वॉइसेस वगैरह जो है वो रिप्रेजेंट हो पाती है गवर्नमेंट में। दूसरी बात है कंसेंसस बेस्ड गवर्नमेंट बन पाती है, मतलब सबसे पूछ कर सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं कोलिजन गवर्नमेंट में। तीसरी बात है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर बांट दी जाती है, सारे जो है पावर सेंटर के हाथ में नहीं रहती, और अपनी पावर का वो मिसयूज भी नहीं कर पाती। लास्ट पॉइंट ये लिखा है चेक ऑन दी सेंट्रल पावर, यानी पावर अपनी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करती, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर पाती है, और उसको डर नहीं रहता कि सेंटर जो है वो अपनी पावर का मिसयूज करेगी। क्योंकि देखो अगर सेंटर गवर्नमेंट कोलिजन से बनी हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट पार्टी नहीं तो उनको सपोर्ट करके बनाया होगा। अगर वो जैसे कि अभी देखो, अभी जो है वो पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी, किसके उसमें बने हैं वो, एनडीए, एनडीए की वजह से बने हैं। एनडीए में जो है वो बिहार के जो सीएम है उनकी पार्टी ने भी सपोर्ट करा है। क्या कभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट बिहार को छेड़ने की कोशिश करेगी, बिहार के अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों उनकी उनको पता है कि यार ऐसे करेंगे तो फिर ये जो बिहार के जो नीतीश कुमार है वो अपनी पावर, वो अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे, है ना। बट कुछ दिक्कतें भी है कोलिजन गवर्नमेंट में। सबसे पहली बात तो इंस्टेबिलिटी आती है ना, डिफेक्शन, पार्टी चेंज करने का सिस्टम बहुत बढ़ जाता है कोलिजन एरा में खासकर। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कभी कभार स्टेट और उसमें सेंटर के अंदर। और दूसरी बात है कि जो एक अरेंजमेंट होता है, ये बस रिमेन इन पावर, यानी कोई बड़ा डिसीजन इस टाइम में नहीं लिया जाता। यही वाली बात देखो, लास्ट के दो पॉइंट जो है ना सिमिलर है, जैसे में लिखा ना अरेंजमेंट टू रिमेन इन पावर, और जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा डिसीजन जो है वो नहीं लिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 1989 से लेकर 1999 के बीच में, या पूछे 1989 के बाद या 1980s, या कुछ भी पूछे ना कि ये बताओ कि मेजर डेवलपमेंट, जहां भी लिखा जाए ना मेजर डेवलपमेंट क्या आया 1989 के बाद, 80 के बाद, है ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं। पहली बात तो ये आया कि 1989 के बाद सबसे पहला चेंज तो ये आया कि जो कांग्रेस का सिस्टम है ना वो कोलैप्स हो गया। एक टाइम पे कांग्रेस जो बहुत सारी सीटें जीतती थी अब वो बहुत कम हो गई। 1989 में जब इलेक्शन हुए तो उसको सिर्फ 147 सीटें मिली थी, सॉरी 197 सीटें जो है वो मिली थी। ठीक है, किसके इलेक्शन में, हमारे 1989 के इलेक्शन में। नेक्स्ट है
ये मंडल इशू भी आ गया था, मंडल इशू से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आ जाता है, पहले मेरा सुनना है क्वेश्चन क्या है। देखो, बात क्या थी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको ओबीसी बोला जाता है, उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए ना, ये देखने के लिए कि उनकी कंडीशन को कैसे सुधारा जाए, कमीशन बनाई गई जिसका नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के जो लीडर थे, ठीक है, वो चलो मैं एक बार बुक से दिखाता हूँ इसको। जो मंडल कमीशन के लीडर थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बट मैं इसमें दिखाता हूँ पहले आपको, जस्ट सेकेंड, ये रहा। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की लीडरशिप में जो है ये मंडल कमीशन बनाई गई थी। और मैं आपको बता दूं, ओबीसी को सबसे पहले जो है उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले कौन से स्टेट ने पता डिमांड उठाई थी, वो थी बिहार। और उस टाइम जो थे वो सीएम थे कर्पूरी ठाकुर। और मैं बता दूं पिछले साल उनको जो है वो भारत रत्न मिला है, याद रखना है, उन पे क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ, ये आता है, एमसीक्यू तो पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मंडल इशू उस समय चल रहा था बहुत सारे, और मंडल कमीशन ने बोला था कि 27% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में, किसको, ओबीसीज को। और उनकी कंडीशन आप ऐसे ही इंप्रूव कर सकते हो, और कुछ लैंड रिफॉर्म की भी बात वगैरह करी थी। बट ये बहुत बड़ा इशू बन गया था कि भाई रिजर्वेशन क्यों देनी चाहिए, ये देनी चाहिए, और उसके चक्कर में जो है वो एंटी मंडल प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि उस समय की आपको पता है कि एक रेडिकल चेंज आया था, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 की, तो ये भी एक चेंज आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओल्ड लीगल एंड दी पॉलिटिकल डिस्प्यूट और राम जन्मभूमि जो टेम्पल है वो भी सॉल्व हो गया था। और आपको पता है अब तो ये, उस टाइम बहुत बड़ा इशू चल रहा था, बट अब तो ये सॉल्व हो चुका है। 5-0 की जो वर्डिक्ट थी उससे जो है वो ये 9 नवंबर 2019 को सुनाई थी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। और जो है वो अब टेम्पल वगैरह वहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उस टाइम 1992 के टाइम में बहुत बड़ा इशू चल रहा था, मतलब ये जो डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि को लेकर और जो बाबरी मस्जिद को लेकर। ठीक है, एक मार्क्स में पता नहीं आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि 2019 से बुक चेंज हुई है। तो मीर बाकी जो है ना, उन्होंने बोला जाता है कि जो तुड़वाया था मंदिर, और उस पर जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बाबरी मस्जिद। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि 15, ये मतलब उन्हीं का जो है मिलिट्री कमांडर बोला जाता है मीर बाकी। फिफ्थ जो ये था कि असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। ये भी जो है वो LTTE ने, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्म ने करवाया था। तो इसको लेकर भी जो है वो बहुत डिस्प्यूट, मतलब ये भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था 1991 में। तो ये कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे 1991 में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं। अब है ना एग्जाम में ना कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, सुनना मेरी बात पहले तो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NDA 3 और NDA 4 का, ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2023 का। बट NDA 1, NDA 2, NDA 3, NDA 4 मैंने सारे बता दिए। अब NDA क्या है, NDA ना एक अलायंस है जो कि बीजेपी का अलायंस है। एक है ना यूपीए भी होता है, यूपीए किसका अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस है, यानी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में मेन पार्टी है कांग्रेस। कभी कभार आपको है ना, तो ये यूपीए और एनडीए में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको पहले यही बताना है कि यूपीए की जो गवर्नमेंट है वो 2004 में आई थी सबसे पहले, एनडीए की गवर्नमेंट 1998 में आई थी सबसे पहले। यूपीए की फुल फॉर्म, एनडीए की फुल फॉर्म। यूपीए का जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी, और यूपीए की मेन पार्टी है कांग्रेस, और एनडीए की मेन पार्टी है बीजेपी। ये बता देना आपको, ठीक है। ओके, ये 3 डिफरेंस है, बहुत है, क्लियर है। और बाकी आप चाहो तो नीचे वाले इससे आप इनके पीएम भी बता सकते हो कि सबसे पहले जो यूपीए के जो गवर्नमेंट पीएम बने थे वो कौन थे हमारे, मनमोहन सिंह। और जो एनडीए के पीएम बने थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो 1998 के अंदर जो पहली 1998 से लेकर 2004 तक जो एनडीए फर्स्ट थी उसमें क्या क्या चेंज आए थे, तो पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण के अंदर, कारगिल वॉर हुई थी इसी टाइम पीरियड में, और ये बोला था कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे बनाएंगे, ये स्टार्ट हुआ था इन्हीं के टाइम पीरियड में। NDA 2 2014 से लेकर 19 में क्या क्या चेंज आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी आपको पता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जीएसटी का रिफॉर्म आया था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 से लेकर 24 में आर्टिकल 370 हटाया था, CA जो है वो उसको लाया गया था, और जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है उसको लोगों को दिया गया था। एक है ना आपके सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, द करंट बिल ऑन दी ट्रिपल तलाक इज द अनदर स्टेप टू इक्वालिटी, डू यू एग्री। तो आपको यस में बताना है कि हाँ जी, ये जो ट्रिपल तलाक वाला आया था ये इक्वालिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, क्योंकि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब ऐसे छोटे छोटे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब अगर वैसे 99% है कि अयोध्या वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर फिर भी पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो वर्डिक्ट था, ये जो अयोध्या वगैरह का जो टेम्पल वगैरह जब बनाया गया, तो इसमें ये जो वर्डिक्ट था ये बढ़िया डिसीजन था, ऐसा क्यों है। तो इसमें आपको बताना है कि बढ़िया डिसीजन, इसमें ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि बढ़िया इसलिए था क्योंकि मुस्लिम को भी लैंड अलॉट करी गई थी, उनको भी जो है वो अलग से लैंड वगैरह दी गई थी ताकि वहाँ पर बड़ा सा मस्जिद बनाया जाए। और हिंदू को भी जो है, क्योंकि वो पर्टिकुलर लैंड था जहाँ पर बोला जाता है कि राम जी का जन्म हुआ था, तो उनको जो है वो लैंड दी गई थी।
ठीक है। इससे दोनों के दोनों में हारमनी बनी रहे। ऑल दो ये अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका काम नहीं था लैंड अलॉट करना, बट फिर भी उन्होंने लैंड अलॉट करने की बात बोली ताकि हारमनी बनी रहे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर जो है वो वॉइस वगैरह सबकी सुनी गई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। एनडीए थर्ड 2019 से लेकर 24 तक आठ, ये तो बता चुका हूँ, आठ जो 2024 से लेकर अभी तक डिजिटल एक्सपेंशन पे है ना, ग्रीन एनर्जी पे और ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस है हमारा। बामसेफ फुल फॉर्म याद रख लेना, बस शॉर्ट नोट 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बामसेफ 1978 में बनाया गया था। फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन। इसका मेन मोटिव यही था कि हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम करेंगे, बहुजन जिनको कहा जाता है उनके लिए काम करेंगे। और ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और उनके लीडर का नाम था कांशीराम। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये बस दो रह गया कि मतलब कांग्रेस जो बीजेपी है ना, पोस्ट इमरजेंसी यानी 1977 के बाद जो है एक मेजर पार्टी बन के उभरी। कैसे? तो आपको बताना है बहुत सारे उस टाइम इशू चल रहे थे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द आइडियोलॉजी। बीजेपी जो है वो एक हिंदू आइडेंटिटी को लेकर, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर जो है वो कल्चर नेशनलिज्म को लेकर जो है वो सामने आई थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उसका सपोर्ट बेस थोड़ा बड़ा हो गया था। नेक्स्ट है कि जो राम जन्मभूमि की भूमि के जो मूवमेंट है उसको भी इसने बीजेपी ने लीड किया था, है ना। एल के अडवाणी ने इसको लीड वगैरह किया था, तो इसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा वो साबित हुआ बीजेपी के लिए, एक बढ़िया मील का पत्थर साबित हुआ जिसको आप बोल सकते हो मुहावरे के तौर पे। नेक्स्ट है शाहबानो केस। शाहबानो केस का एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, 1985 में हुआ था, बस इतना याद रखो। बेसिकली डाइवोर्स वगैरह का केस था। मुस्लिम लेडी को जो है वो डाइवोर्स वगैरह दिया गया था उनके पति देव द्वारा, बट जो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही चेंज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन वगैरह लाकर पार्लियामेंट के अंदर। तो इस पर बहुत किरकिरी हुई थी और उस टाइम बीजेपी ने शाहबानो का सपोर्ट किया था कि भाई ये तो आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो, तो गलत है। तो इसके लिए जो है ये भी एक सपोर्ट साबित हुआ बीजेपी के लिए। नेक्स्ट है ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। आपको पता है बीजेपी और आरएसएस जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी प्रेजेंस जो है वो इम्प्रूव कर दी थी। बीजेपी की जो प्रेजेंस है वो इम्प्रूव कर दी थी किसने? आरएसएस ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि जी एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला टॉपिक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, मैं करवा दूंगा इसको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। बट यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी थी? तो डीएमके, टीडीपी, एजीपी, है ना, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। यूनाइटेड फ्रंट में कौन सी थी? डीएमके, टीडीपी, एसपी, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। और साथ में कांग्रेस भी थी और लेफ्ट फ्रंट भी थी, और इसमें बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट थी। हर पॉलिटिकल पार्टी साथ में जाती है, बट कांग्रेस और बीजेपी कभी साथ में नहीं आ सकती, ये बात तो मैंने देख ली है। ठीक है। और बाकी ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट, जब आप पीछे अभी मैंने जो कुछ उसकी वीडियो डाली है ना, कि एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। जो ये वाली वीडियो है ना हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है, पूरे के पूरे जो पेपर की मैंने वीडियो डाली है ना, इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ इसको लर्न करने से आए हैं, तो इसका मत छोड़ना। यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों बुकें होती है अच्छे से कंप्लीट। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया हो, कोई भी दिक्कत नहीं आई हो, और अगर कोई भी दिक्कत आई है तो मेरे को बताना। ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।